शांति रखो, पोल वोल का चक्कर नहीं है। हेलो बच्चों, आई होप आप सब जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी तैयारी चल रही होगी एकदम बढ़िया। देखो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एसएसटी के सबसे टॉप प्रीवियस ईयर एमसीक्यू। प्रीवियस ईयर करने का फायदा क्या है, आपको पैटर्न समझ में आता है कि किस तरह के क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। फिर से बोलूंगी, आपको डायरेक्ट एमसीक्यू नहीं आएंगे, एमसीक्यू आएंगे ऑप्शन बेस्ड, जहां पे आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसीलिए पूरे 60 एमसीक्यू जब हम करेंगे तो हम एलिमिनेशन की ट्रिक भी सीखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट आंसर्स को यहाँ पे याद भी करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। 60 क्वेश्चंस, 60 मिनट्स और हमें ये सारे एमसीक्यू कंप्लीट करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उसको ध्यान से पढ़िए, उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। और स्क्रीन पे बहुत ही प्यार से दिखने को मिल रहा है, हमें कहीं पे नाम दिख रहा है फ्रेडरिक सॉरियो। क्या आपको दिख रहा है क्या? कैन यू सी द नेम ऑफ फ्रेडरिक सॉरियो? सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। फिर से बोल रही हूं, बिना एलिमिनेशन के नहीं कर पाओगे। क्या आप जानते हो फ्रेडरिक सॉरियो कौन थे? इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी, इसका नाम क्या था? पैक्ट बिटवीन नेशन। तो इसका मतलब ये एक आर्टिस्ट थे। कौन थे ये? एक आर्टिस्ट। मुझे पता है कि ए का आंसर क्या है बच्चों? 4। तो चेक करूंगी ए का आंसर 4 कहां पे? ए का आंसर 4 यहाँ पे तू निकल। बचे 2 ऑप्शन, यू आर एट 50-50। आगे देखते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी किसका प्रतीक थी? किसका प्रतीक थी स्टैचू ऑफ लिबर्टी? किसकी? दे वर द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। स्टैचू ऑफ लिबर्टी बताता है कि कैसे हमें एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ना है, यानी कि बी का आंसर 1। क्या बी का आंसर 1 है? ओ शिट, 2 जगह बी का आंसर 1 मिल गया। आगे बढ़ लेते हैं। सॉरियोस यूटोपियन विजन। ये यूटोपियन विजन क्या होता है? मैंने बताया यूटोपिया वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? इमेजिनरी, जो रियलिटी नहीं होती है, जो इमेजिनरी होता है। तो सॉरियो का यूटोपियन विजन क्या था? ही हैज थॉट ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। आपके सॉरियो ने विजन किया था डेमोक्रेटिक कंट्रीज का, इसीलिए उसके उसमें इतनी अच्छी पेंटिंग्स थी जहां पे अलग अलग कंट्री के झंडे थे, डेमोक्रेटिज्म की बात हुई थी। तो यानी कि डी का आंसर है, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो इसका आंसर है ए। फर्स्ट का आंसर है। कितने का सही है? कितनों का सही है? फर्स्ट का आंसर है। चलो भाई देखते, लिखते भी रहो आंसर फर्स्ट का ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन। ये पेंटिंग देख के आपको बताना है कि ये पेंटिंग किसकी है। ये पेंटिंग में जो इंसान आपके सामने खड़े हैं जिन्होंने रेड कलर की टोपी पहनी हुई है, ये कौन है? हु इज ही? कौन है ये? अब आंसर सबको पता है, लेकिन पेपर में जल्दबाजी के चक्कर में आप लोग बोलोगे अरे इसका आंसर लाला लाजपत राय, लेकिन नहीं, थोड़ा रुको, थोड़ा समझो और आराम से देखो कि इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। और क्या तुम्हें याद है, इन्होंने एक मैगजीन भी लिखी थी जो कि किसी और एक न्यूज़पेपर इन्होंने पब्लिश किया जो किसी मैगजीन के नाम पे था। क्या था उसका नाम? बंगाल गैजेट। तो ऐसे ही भले ही हम एमसीक्यू कर रहे हैं लेकिन हम सब कुछ याद करते चलेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। ये क्वेश्चन विजुअली इंपेयर्ड के लिए है, आप लोग भी विजुअली इंपेयर्ड है थोड़े से, तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, थोड़े से विजुअली इंपेयर्ड है आप लोग भी, तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे, बिकॉज क्या पता ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए भी आ सकता है भाई। ठीक है, क्योंकि तुम तो पढ़ ही सकते हो ना। अब बताओ, ये बोल रहे हैं विच वन ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। पहले मुझे ये बताओ, स्वराज पार्टी बनी कब थी? व्हेन वाज स्वराज पार्टी फॉर्म्ड? किसने फॉर्म की स्वराज पार्टी? वेरी गुड, स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म बाय सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू। ठीक है, ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा एप्रोप्रिएट रीजन है जो बताता है कि स्वराज पार्टी किस लिए बनी थी। जल्दी इसका आंसर अपने कॉपी में गेस करो कि क्या होगा। 4 ऑप्शन है। पहला है टू आस्क फॉर पूर्ण स्वराज, क्या पूर्ण स्वराज की मांग की थी इन्होंने। नंबर 2, टू रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स, दोबारा पॉलिटिक्स में आ जाए इसीलिए। नंबर 3, डोमिनेंट स्टेटस के लिए। या नंबर 4, साइमन कमीशन को अपोज करने के लिए। किस चीज के लिए स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था? बहुत लल्लू प्रोमेस क्वेश्चन है। पार्टी बनती क्यों है ये सोचो। अगर आज बीजेपी पार्टी इंडिया में है तो क्यों बन रखी है, क्यों बनी है, पार्टीज होती क्यों है? इसका आंसर जिसको नहीं पता बच्चों, इसका आंसर है बी, टू रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। अब सुन लो ऐसा क्यों है। बिकॉज स्वराज पार्टी सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी ताकि वो ब्रिटिशर्स के बनाए हुए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर घुस सके और वहां पे अपनी जनता से वोट जीत के वहां के लीडर बन सके। इनका सिंपल मतलब था पार्टी बनाने का कि हम दोबारा से पॉलिटिक्स के अंदर घुसेंगे और ब्रिटिशर्स को पॉलिटिक्स के अंदर जाके मारेंगे। ये इनका मेन मकसद था। तो आपसे पूछ सकता है स्वराज पार्टी के क्या क्या मेन रीजंस थे। तो मेन रीजन क्या था उसका?
काउंसिल पॉलिटिक्स के अंदर घुसना। ठीक है, चलो तो तुम्हारा एक क्वेश्चन तो शायद गलत हो चुका है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्लड, ये फ्लड कौन सी टेंस है? पास्ट टेंस है। thousands of people fled यूरोप फॉर अमेरिका इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में बहुत सारे लोग यूरोप से भागे अमेरिका की तरफ, ऐसा क्यों? सोचो, चार ऑप्शन है, ऐसा क्यों? चेक करो, यूरोप से भागे अमेरिका की तरफ 19th सेंचुरी में, ऐसा क्यों? वाई? नंबर वन, क्या बहुत सारी पॉवर्टी और डेडली डिजीजेस थी? चलो आगे पढ़ लेते हैं, रुक जाते हैं। बहुत सारे फेमाइन से वहां पे भुखमरी आ गई थी। अच्छा, आगे कंटिन्यूस वॉर, क्या उसमें वॉर चल रही थी? नंबर फोर, बहुत ही गंदा क्लाइमेट था और बहुत सारे डिजास्टर आ गए थे। कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन? यस, इसका आंसर है ए, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड डेडली डिजीज। और आप जानते हैं ये क्वेश्चन कौन चैप्टर का है? मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। सिल्क रूट की 4 स्टैंड्स में से एक क्या था? डिजीज। वो याद आ रहा है? पोटैटो। हाँ गुड, आने चाहिए थे याद, आने चाहिए थे याद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लुईस सेबेस्टियन मर्सियर। अब भले ही देखो तुम कर एमसीक्यू रहे हो, बट क्यों ना हम इसको याद कर ले कि ये जो इतना प्यारा कोट लिखा है ना, ये इतना प्यारा कोट किसने लिखा है दीदी? लुईस सेबेस्टियन मर्सियर। क्या बोला इन्होंने? ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। आपको अलग से हेडिंग लिखवाई थी आपकी कॉपी में कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। टायरेंट्स वर्ड का मतलब तानाशाह। ये जो टायरेंट वर्ड है ना, इसका मतलब होता है तानाशाह। तानाशाह, ऑटोक्रेट, उसे बोलते हैं टायरेंट। ये बोल रहा है ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर हु आर रेफर टू एज द टायरेंट्स। यहां पे टायरेंट्स किसको बोला गया है? आपके पास 4 ऑप्शन है, चेक करो, मैंने आपको हिंट दे दिया ऊपर ही। टायरेंट्स कौन है यहाँ पे? सोचो, टायरेंट्स। अरे कॉपी में लिख लिख के करो ना, तुम तो आज लिख ही नहीं रहे, सिर्फ सुन रहे हो। सोचो, मैंने अभी बताया कि यहाँ पे टायरेंट्स की बात की गई है, तानाशाह की, जो कि ऑटोक्रेट होते हैं, जो खुद से रूल करते हैं कंट्री के ऊपर। और यहाँ पे ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन लाइक मोनार्की एंड चर्च, क्योंकि मोनार्की में रूल कौन करता है? एक ही इंसान रूल करता है। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा बढ़ते हैं ज्योग्राफी की तरफ, थोड़ा मिक्स एंड मैच करते हैं और देखते हैं कि तुम इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो 1 मिनट दे रही हूँ, करेक्ट 1 मिनट नहीं, 20 सेकेंड दे रही हूँ। इसका आंसर बताओ फर्स्ट वाले का। What is essential for resource development to contribute to overall development? Resource development को contribute करने के लिए overall development में किन 2 चीजों की जरूरत पड़ती है? 2 मेन चीजें, 2 मेन चीजें। अभी आंसर ढूंढो, लेकिन अभी इस क्वेश्चन तुमको एक ट्रिक बताऊंगी, तो तुम अपने ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करोगे। ढूंढ लिया आंसर? अब सुनो, अभी चीज सुन लो। जब भी किसी ऑप्शन में ऐसा लिखा हो ओनली बाय दिस, कि ये जो चीज होने वाली है ओवरऑल डेवलपमेंट, ये सिर्फ इससे ही हो सकती है। जिस भी क्वेश्चन में तुमको ओनली वर्ड दिख जाए ना, वो ऑप्शन कतई ही नहीं हो सकता। बिकॉज पॉसिबल है क्या कि डेवलपमेंट के लिए सिर्फ एक ही चीज पॉसिबल होगी? अरे डेवलपमेंट किसी में हो सकती है ना भाई। नंबर 2, अगर किसी में लिखा होगा कि डेवलपमेंट कैन ओनली बी डन बाय अलोन दिस, अकेला सिर्फ यही कर सकता है, ऐसा पॉसिबल है क्या यार? बहुत सारे लोग होते हैं डेवलपमेंट में, तो कभी तुमको ऐसे वर्ड मिलना ऑप्शन में ओनली, अलोन, तो याद रखना ऐसे तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होंगे। पहला ऑप्शन पढ़ो, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स अलोन इज इनफ। क्या सिर्फ रिसोर्स के दम पे डेवलपमेंट कर पाओगे? तुम्हारा एग्जांपल था, साउथ अफ्रीका एक बहुत ही रिसोर्सफुल कंट्री थी। अफ्रीका कॉन्टिनेंट बहुत रिसोर्सफुल है, बट क्या अफ्रीका कॉन्टिनेंट रिसोर्सफुल होने के साथ साथ क्या उसको यूज कर पाया? नहीं कर पाया। तो रिसोर्सेस अकेले आपको डेवलपमेंट नहीं दिलवा सकते, आपको चाहिए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। अब तुमने अगर ये ऑप्शन ढूंढ ही लिया, तो क्या तुमको ट्रायंगल याद आ रहा है? आ रहा है ट्रायंगल? ट्रायंगल के बीच में कौन होता है? ह्यूमन। एक साइड क्या होती है? रिसोर्सेस। एक साइड क्या होता है? टेक्नोलॉजी। एक साइड क्या होता है? इंस्टीट्यूट। ये वो वाला क्वेश्चन है। तो डायग्राम से ऐसे घूमे क्वेश्चन आ जाएंगे। तुम्हें मैंने एक चीज क्या सिखाई इसमें, कभी भी किसी ऑप्शन में तुमको दिख जाए ओनली, अलोन, क्रॉस कर दो उसे वहीं पे। तू तो हो ही नहीं सकता भाई, हो ही नहीं सकता। देखो ये प्रियांशु आ रहा है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द एम्प्टी बॉक्सेस। फिर से बोल रही हूँ, एलिमिनेट करना इसमें ऑप्शन। तुम्हें यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क बोला है, इसकी जगह क्या आएगा पूछ रहा है। इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? जल्दी, इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? जल्दी अपना आंसर ढूंढो। एलिमिनेट करो, एलिमिनेट, एलिमिनेट करो, एलिमिनेट, डू एलिमिनेशन।
हो गया, कर दिया। चलो नंबर 1, जो ये वाला बॉक्स है वो सॉइल का बॉक्स है, और जो ये वाला बॉक्स है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक का बॉक्स है। एलुवियल सॉइल बहुत ही अच्छी सॉइल होती है शुगर केन के लिए, गन्ने के लिए, हम सबको पता है। अच्छा, वो कौन सी सॉइल है जो कि कॉटन उगाने के लिए सबसे बढ़िया है? कौन सी है वो? ब्लैक सॉइल। दीदी ब्लैक सॉइल सिर्फ 2 ही ऑप्शन में, तू घर जा, तू घर जा, 2 ऑप्शन बचे। नंबर 2, अब इसमें सबने पिछले बार जब मैंने पीछे पूछा था ना, सबने क्वेश्चन गलत किया था, सबको लगता है कितना आसान क्वेश्चन है, वाह हम तो कर ही देंगे। ये देख के बच्चों ने गलत कर दिया। तुम्हें पता होना चाहिए कि जो कैश्यू नट होता है ना बच्चों, ये आपका रेड एंड येलो सॉइल में नहीं बल्कि लेटराइट यानी कि चिकनी मिट्टी में उगता है। किसमें उगता है? चिकनी मिट्टी में। कैश्यू नट ग्रोज ऑन लेटराइट सॉइल। प्रियांशु बेटा लेट क्यों हो गए आप? 10 MCQ कर लिए हमने, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट। अब ये और क्वेश्चन बताओ, देखो क्वेश्चन को रीड करते वक्त थकना मत, जहां तुम थक गए रीड करते हुए तुम मर गए फिर, ठीक है। क्वेश्चन रीड करो। ये क्वेश्चन टाइगर के बारे में है, टाइगर के बारे में देखते हैं किसने अच्छे से रीड किया है। मैं फिर बोल रही हूं ये क्वेश्चन पूरा रीडिंग बेस्ड है, इसको रीड ठीक से करो, बस आराम से रीड करो, टाइम लो अपना। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे ड्विंडलिंग वर्ड का मतलब होता है डिक्रीज, कम होना, डिक्रीजिंग। ड्विंडलिंग वर्ड का मतलब होता है डिक्रीजिंग। लेट्स सी कौन क्या क्या आंसर देता है। देख रहे हैं देख रहे हैं। चलो अभी रीड करते हैं। A total of 628 टाइगर डाइड इन इंडिया ड्यूरिंग द पास्ट 5 ईयर। पिछले 5 साल में 600 टाइगर अप्रोक्स इंडिया में मर चुके हैं। अब क्या तुमको टाइगर सुन के पूरा टाइगर याद आया? आना चाहिए था, ठीक है। ड्यू टू नेचुरल कॉजेज एंड अदर रीजंस इंक्लूडिंग पोचिंग। पोचिंग क्या होती है? मतलब किसी को मारना, किसी को हंट करना। आगे बोलता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा। गवर्नमेंट डाटा बोलता है कि पिछले 5 साल में इंडिया में 620 टाइगर मर गए हैं, या तो नेचुरली बूढ़े होके मर गए या अदर जैसे कि लोगों ने मार दिया, पोचिंग करके। ये बोल रहा है मीनवाइल 349 पीपल वर किल्ड इन टाइगर अटैक, और उसी 5 साल में 349 लोगों को टाइगर ने मार दिया। मतलब दोनों साइड से वॉर चल रही है भाई, दोनों साइड से वॉर चल रही है। ड्यूरिंग दिस पीरियड विद वन स्टेट अलोन रिकॉर्डिंग 200 डेथ, और एक स्टेट में तो अकेले 200 लोगों को मार दिया टाइगर ने। पता स्टेट कौन सी थी? एमपी। एमपी में मैक्सिमम टाइगर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इन एमपी। एमपी में। आगे बोल रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट। देखो क्वेश्चन ने मोस्ट बोला है, शायद ये सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन क्या पूछा है? मोस्ट सिग्निफिकेंट। इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस, डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पोचिंग ऑन टाइगर पॉपुलेशन। जो लोग पोचिंग करते हैं, जो लोग मारते हैं टाइगर को, उनका इनडायरेक्ट क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है टाइगर के ऊपर। अब देखो पहला बोल रहा है रिडक्शन इन द प्रे स्पीशीज ड्विंडलिंग टाइगर्स फूड सप्लाई। जो लोग पोचिंग करते हैं, जैसे मान लो किसी ने पोचिंग करी, हम लोग डियर को मारते हुए सुना होगा, ऐसे बहुत साल पहले कुछ थे, अरे चुप, कुछ लोगों ने हिरन को मार दिया था, फिर उसके बाद ब्लैक बक को मारा था, ऐसे बहुत सारे जानवरों को मारते रहते। मुझे बात बताओ, जंगल में एक रिलेशन होता है कार्निवोरस और हर्बीवोरस के बीच में, तुम्हें पूरा पढ़ा है फूड वेब। अगर तुम उस फूड वेब में से किसी एक स्पीशीज को हटा दोगे या जो कम कर दोगे, जो नेक्स्ट फूड वेब में जो उससे ऊपर बैठा हुआ इंसान है, क्या उसके फूड सप्लाई में दिक्कत आएगी? आएगी भाई। अब लोग पोचिंग के चक्कर में इतने हिरण मार रहे हैं, इतने ब्लैक बग मार रहे हैं, ये ब्लैक बग ये हिरण ये किसके शिकार हैं? ये टाइगर के। तो कहीं ना कहीं पोचिंग की वजह से टाइगर के शिकार कम होते जा रहे हैं, और टाइगर अपने जंगल छोड़ के कहां आ रहे हैं? शहरों की तरफ, क्योंकि अब जंगल में तो कोई बचा ही नहीं, जो उनका था वो आपने छीन लिया, अब वो आपको छीनेंगे। आगे बोलता है इंक्रीज इन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इन प्रोटेक्टेड एरियाज। ये बोल रहा है कि प्रोटेक्टेड एरियाज में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं ड्यू टू पोचिंग। ये भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन फिर बोल्ड क्वेश्चन ने क्या पूछा है? मोस्ट सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस। डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, इनडायरेक्ट पूछ रहा है। आगे राइज इन टाइगर, अरे टाइगर बड़े कहां हैं? इतने टाइगर मर गए भाई, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। डिक्रीज इन टूरिज्म रेवेन्यू नेशनल पार्क, कहीं से भी नहीं, नेशनल पार्क में तो लोग और जा रहे हैं। 2 ऑप्शन गए, बचे 2 ऑप्शन। ये दोनों ही ऑप्शन सीबीएसई ने सही बोलते, लेकिन क्वेश्चन क्या था? मोस्ट सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि उल्टा कॉन्सिक्वेंसेस। इनडायरेक्ट क्या है? इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए। यस, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है,
अगर आपने वाइल्ड लाइफ को हटा दिया, आपने डियर को मार दिया, तो भाई ह्यूमन जो है उनके कॉन्फ्लिक्ट तो हो गई उनका। ये डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट क्या है कि आपने उनके शिकारों को हटाया, अब टाइगर पागल हो गए हैं, अब टाइगर क्या कहते हैं, उनकी फूड सप्लाई कम हो गई है, अब वो आपके पास आएंगे। ये इनडायरेक्ट है। क्वेश्चन में इससे पूछा इनडायरेक्ट, कॉन्सिक्वेंस नहीं पूछ रहा, सिर्फ इनडायरेक्ट पूछ रहा है। और ये सबने गलत किया था, सब बी करके आए थे। तुमने भी किया था ना, झूठ नहीं बोलना, बी किया था, पता है मुझे। चलो नेक्स्ट, इसलिए बोल रही हूँ प्लीज क्वेश्चन को रीड केयरफुली करना। तुम 20 में से 20 एमसीक्यू सही कर सकते हो अपने बाय जस्ट रीडिंग इट केयरफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। फिर से बोल रही हूँ रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, और लेके चलना तुम्हें इस बार भी ऐसे बड़े बड़े रीडिंग वाले क्वेश्चन मिलेंगे, आराम से मिलेंगे। ये बोल रहा है जो हम फॉरेस्ट को क्लासिफाई कर, जल्दी बताओ फॉरेस्ट को किन 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है? रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और अनक्लास्ड। क्या हम अनक्लास्ड को विलेज बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट किया है उनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? स्टेट्स लाइक जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश एंड केरला, इन स्टेट्स के लिए इनके जंगलों के ऊपर कौन सी स्टेटमेंट सही है? रीड करो। फिर से बोल रही हूं, रीड केयरफुली। तुम्हें आंसर आता होगा फिर भी, क्योंकि तुम अपना दिमाग उड़ा के बैठते हो, फ्यूज उड़ा के बैठते हो, इसलिए कर नहीं पाते हो, इसलिए रीड ठीक से करो। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और केरला। लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी। तुम चाहे तो सिर्फ एक जम्मू कश्मीर से एलिमिनेट कर सकते हो इसे, फिर तो यही है। चलो तो हम उल्टे से रीड करेंगे इस बार। दे आर नो क्लासिफाइड फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज एंटायरली लेफ्ट टू प्राइवेट ओनरशिप। अरे भाई ये तो बिल्कुल ही होता, जम्मू कश्मीर तो फौज रहती है हमारी, प्राइवेट ओनरशिप कहां से आ गई? ये तो हो ही नहीं सकता। दे हैव फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड प्राइमरली फोकस ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। गुड़े मिल्स याद है? आलू जो गोली लेके आ जाएंगे, ये तो हो ही नहीं सकता भाई। दे रिलाई ऑन अनक्लास्ड फॉरेस्ट एंड लोकल कम्युनिटी मैनेजमेंट फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं। अरे कहां से रहेंगे भाई डिपेंडेंट? इसका ऑप्शन नंबर ए है। इन प्लेसेस में ज्यादातर फॉरेस्ट जो होते हैं वो रिजर्व होते हैं या प्रोटेक्टेड होते हैं। किसके लिए? कंजर्वेशन के लिए। एग्जाम्पल, जम्मू कश्मीर बहुत हाई एल्टीट्यूड में है, वहां के मोस्टली एरिया किसके अंडर है? मिलिट्री के अंदर। आंध्र प्रदेश में कौन से लोग रहते हैं? ट्राइबल लोग। सारे फॉरेस्ट कैसे हैं? प्रोटेक्टेड। केरला में भी क्या रहती है? बहुत बड़ी प्लांटेशन है वहां पे, चाय की, कॉफी की, वो भी कंजर्व रहते हैं। तो ये है इसका ऑप्शन नंबर ए। कितनों का सही था? ईमानदारी से बोला, कितनों का सही था? ईमानदारी से। चलो अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं कर पाए ना, तो चुल्लू भर पानी मैं तुम्हें दूंगी। तो चुल्लू भर पानी मुझसे ले लेना, क्योंकि चुल्लू भर पानी भी तुम्हारे लिए ज्यादा हो जाएगा। इनमें से कौन सा स्टेट है जहां पे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग? देख लो, तुम्हें एक ही एग्जाम में ऐसे फुस्सी क्वेश्चन भी मिलेंगे और ऐसे खतरनाक क्वेश्चन भी मिलेंगे। ऐसे लवली प्रो मैक्स, बेटा गलती करोगे देखना, जब ऐसे बड़े बड़े रीडिंग वाले क्वेश्चन आएंगे ना गलती करोगे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर टी। तमिलनाडु में कंपलसरी रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। अच्छा मुझे बताओ कर्नाटका में क्या बोलते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को? कर्नाटका में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को क्या बोलते हैं? अरे ये भूल गए क्या? गुल्स और कुल्स, ये दोनों ही नाम कर्नाटका के हैं। और राजस्थान में किस नाम से बोलते हैं? चंखा सिस्टम, चंखा सिस्टम। ठीक है चलो नेक्स्ट। अब देखो ये बिल्कुल, एक मिनट, जिसको आंसर आएगा मुंह बंद रखेगा अपना, जिसको नहीं आया ध्यान सुनना, ये लल्लू क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल जिसको हिंदी पढ़ने आता है ना वो कर लेगा इसे। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट है फॉर द गोल ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना? कृषि मतलब किसान, सिंचाई मतलब इरिगेशन, जो पानी डालते हैं हम। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है कृषि सिंचाई योजना के लिए? चेक करो, देखते हैं। अरे मैंने बोला ना अपने पास रखो अभी आंसर, अपने पास। राशिद बेटा करने हैं ये क्वेश्चन, हाँ छोड़ के नहीं आने इन्हें। अभी पढ़ा, कृषि मतलब किसान, सिंचाई मतलब इरिगेशन। तो पहली बात है नेगेटिव इकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ लार्ज डैम। डैम का तो कोई रूल ही नहीं है यहाँ पे। नेचुरल रिवर फ्लो, सिंचाई में रिवर कहां से आ गई? ट्रेडिशनल क्रॉप, कमर्शियल वाटर इंटेंसिव, ये कहां से आ गई? इरिगेशन सिस्टम, वाह वाह वाह, यही आंसर। ऐसे तो तुम्हें अगर थोड़ी बहुत भी हिंदी आती है तो इस क्वेश्चन को कर लेते। कितनों का सही था ये?
ट्राई नहीं करा, बस छोड़ के आ गए। अब आते हैं जरा पॉलिटिकल साइंस, एंड ट्रस्ट मी तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे तुम्हारे। अब चूज द करेक्ट ऑप्शन ऐसे आएंगे और यही तुम्हें फंसाएंगे। इसीलिए फिर से बोल रही हूं, रीड केयरफुली, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन को लेके ट्रू है? कुछ नहीं करना, एलिमिनेट करो बस, बहुत प्यार से दे रही हूं तुम्हें 30 सेकेंड। आंसर कोई बताएगा नहीं, अपनी कॉपी में लिखेगा बस। राइट इन योर कॉपीज। आंसर बताओ, अपनी कॉपी में लिखो बस। चलो डन, देखिए। ओके, पहला 59% of the total population of Belgium lives in Wallonia region। वेलोनिया में, और ये फ्रेंच बोलते हैं, ऐसा तो कभी हुआ भी नहीं। पहला गलत। और जहां आपका पहला गलत है, क्या आप अपने आप से 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए? जिसको ये पहला ऑप्शन बोला था ना, उसके तो बल्ले बल्ले थी, उसने 3 ऑप्शन काट दिए, बचा एक ही ऑप्शन, वही आपका आंसर है। जिसको नहीं आया, मान लो आपका ऑप्शन नहीं आया, लेट इरेज इट। मुझे नहीं पता कि ऑप्शन सही है, मैं इस पे लगाती हूँ डाउट। ओए, मैं इस पर लिखा डी, मुझे इस पे डाउट है, आई एम नॉट श्योर, आगे पढ़ लेती हूँ ना यार। 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मनी। तो मुझे पता है ना, पूरी कंट्री में 50, 49 और 1 का रेशियो था, और 1 कौन थे आपके? जर्मन। 50, 49 कौन? जर्मन। आपके डच और फ्रेंच थे। 1% कौन थे आपके? जर्मन। थर्ड वाला तो बिल्कुल सही है, 100%। अब देखो थर्ड कहां पे नहीं है, थर्ड यहाँ पे नहीं है, थर्ड यहाँ पे नहीं है। अब तो 2 ऑप्शन बच गए, अब तो आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट, 40% लिव इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच। नहीं, ये 40% थे वेलोनिया रीजन में, एंड दे यूज्ड टू स्पीक फ्रेंच। और ये थे आपके डच वाले, ये उल्टा लिखा हुआ है, प्लीज इसको याद कर लो, गलती करके आते हो इसे। आपका फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है, आंसर है थर्ड और फोर्थ। जिसको ये भी नहीं आया ना, एक बार इसे पढ़ लेता यार। कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते थे, जबकि 20% लोग डच बोलते थे। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। इसीलिए अलग से आपकी कंट्री में एक स्टेट गवर्नमेंट बनी थी, जहां पे अगर 100 मिनिस्टर होंगे तो उनमें से 50 विल बी फ्रेंच एंड 50 विल बी डच। इक्वल मिनिस्टर्स फॉर ऑल द एथनिक ग्रुप, ये किया गया था कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में। ठीक है, ऑप्शन था इसका बी। कितनों का सही था बी? चलो फिर जरा इस कार्टून को रीड करो, जरा इस कार्टून को रीड करो और बताओ कि ये कार्टून किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहा है। ये जो कार्टून है, ये आपकी डेमोक्रेटिक यूनियन और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो आपकी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन था और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। भाई जिसको जिसको नहीं भी आया ना, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा था, पता है। ये बोल रहा है कि ये कार्टून, अरे रुक जाओ सुन लो, ये जो कार्टून है ये जर्मनी की गवर्नमेंट ने बनाया, कब? 2005 में। आपसे पूछ सकता है, सुन लो, क्या क्वेश्चन आ जाए इस बार कि ये पेंटिंग कौन से ईयर में बनी थी? पिछली बार का ही है ये, तो इसीलिए याद कर लो, ये पेंटिंग जर्मनी की गवर्नमेंट ने कब बनाई थी? 2005 में, जब वहां पे क्या हो रहे थे? इलेक्शन। आगे बोलता है इट इंक्लूडेड 2 मेजर पार्टीज। अरे भाई, अगर 2 मेजर पार्टी इंक्लूडेड है इसमें, अगर किसी एक गवर्नमेंट में 2 पार्टी साथ में आ रही हैं, तो कैसी गवर्नमेंट बनती है वहां पे? कोलिशन यार। ये तो बुद्धू वाला आंसर था, ये तो लल्लू प्रोमैक्स है। तो ये 2 पार्टी, हाँ गुड, दोनों पार्टीज का नाम याद कर लो। एक थी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, एक थी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, एक थी एसडीपी, एक थी सीडीयू। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन। शायद आपसे इस बार क्या पता ये पूछ ले कि जर्मन ने जो पेंटिंग बनी थी उसमें कौन सी 2 पार्टी के नाम थे। आपको ऑप्शन दे दे, और हो सकता है ना। एसडीपी सीडीयू देख के बस टिक कर देना। लल्लू प्रोमैक्स बन गया, लल्लू प्रोमैक्स। चलो, नहीं मुझे कोई नहीं बुला रहा। चलो फिर से विजुअली इंपेयर्ड वाला तुम भी करोगे। चलो, नहीं नहीं करो, विजुअली इंपेयर्ड वाला भी करो। क्वेश्चन नहीं दिख रहा? ऐसा 2 ही केस में होता है। अच्छा लो भाई, बहुत लल्लू प्रोमैक्स क्वेश्चन पावर शेयरिंग के ऊपर। फिर से एलिमिनेट करो, एलिमिनेट। आंसर कोई नहीं बोलेगा, एलिमिनेट, सिर्फ एलिमिनेट करो, ओनली एलिमिनेट। फिर आंसर बोल दिया। चलो पक्का? पावर शेयरिंग के ऊपर कौन सी स्टेटमेंट सही है? इम्पोजिंग द विल
ऑफ द मेजोरिटी कम्युनिटी। पावर शेयरिंग का मतलब है कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो अपनी इच्छा रखेगी। यह तो कहाँ हुआ था बच्चों? श्रीलंका में। पहला तो बिल्कुल ही नहीं है, और अगर पहला ही नहीं है, दो ऑप्शन गए, बचे दो ऑप्शन। अब सेकंड तो बिल्कुल सही है, सेकंड तो बिल्कुल सही है। आपको चेक करना है कि इन दोनों में कौन सही है। इट ब्रिंग्स सोशियो पॉलिटिकल अपोजिशन। अगर पावर शेयरिंग तो अपोजिशन होगी नहीं, पावर शेयरिंग से तो स्टेबिलिटी आती है। याद है प्रूडेंशियल रीजन? पावर शेयरिंग का प्रूडेंशियल रीजन क्या है? नंबर 1, इट रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट। नंबर 2, इट प्रोड्यूसेस स्टेबिलिटी। बस। और ये दोनों के ऊपर ही क्वेश्चन था, सेकंड और थर्ड इसका आंसर था, ऑप्शन नंबर डी था। बल्ले बल्ले, लवली प्रो मैक्स क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग केस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अगर ये कर डाला तो लाइव झिंगा लाला। चलो कर लो, इसे कर लो, फ्री का मार्क्स सही है, ये क्वेश्चन है, फ्री का मार्क्स है ये। अब मयंक में तो क्वेश्चन देखते हार माने, तो फिर क्वेश्चन कैसे आगे बढ़ेगा? देख लो बेटा, आराम से देख लो, टेक योर टाइम। तुक्के मत मारो, तुक्के नहीं चलेंगे। इसका आंसर मैं बताऊं, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर एबीसी में से कुछ है। सिर्फ ए, बी और सी, डी में से ही है इसका आंसर, उससे बाहर नहीं है। इसका आंसर ऑल ऑफ द से बिल्कुल भी नहीं है। अब सुन लो, पहले तो रीड करो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये पता कब की बात है? तुम्हें याद है हमारी कंट्री में एक बार आया था नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन, जब 500 के और 1000 के नोट जब्त हो गए थे, लोगों के घर से काला धन निकला था, ये तब की बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया कि हम न्यू करेंसी लेके आएंगे। क्यों? ताकि हमारी कंट्री में जो ब्लैक मनी है उसको हम बाहर निकाल सके। अब मुझे बात बताओ, द गवर्नमेंट ऑफ वन स्टेट, अब मान लो कर्नाटका एक स्टेट है, उसने मना किया कि हम साथ नहीं देंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर एक स्टेट मना कर रही है तो नेशनल जो गवर्नमेंट है वो रुक जाएगी? ऐसा पॉसिबल है? नहीं। अब ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है? तुमने ऑलरेडी पढ़ा है, देयर आर टू टाइप ऑफ लिस्ट। एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के ऊपर कानून कौन बनाता है? यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट, और कॉन्करेंट के ऊपर दोनों। लेकिन अगर देयर इज अ डिस्प्यूट तो कौन करता है? यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। मुझे बात बताओ, करेंसी मेरी कंट्री की करेंसी को कौन छापता है? हु इज द अथॉरिटी? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसके अंडर काम करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन के अंदर। क्या आरबीआई किसी स्टेट की है क्या? नहीं, सेंटर की है। इसका आंसर था बी, क्योंकि करेंसी इज अ सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट, इसीलिए स्टेट इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता। इसको कर डाला तो लाइव जिंगल आ रहा। ठीक है, चलो आगे। असर्शन रीजनिंग आराम से करना, आराम से करना, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। जूम करूं? जूम, ओह शिट, और नेगेटिव हो गया यार, शिट। जूम लो, अब करो। अरे हाँ, कहीं मत पढ़ना, हिंदी वाला पागल हो जाओगे। मैं पढ़ देती हूँ। असर्शन बोल रहा है, असर्शन बोल रहा है एक्सक्लूसिव अटेंशन। एक्सक्लूसिव वर्ड का मतलब क्या होता है? एक तरफा। एक्सक्लूसिव अटेंशन टू कास्ट। अगर हमारी कंट्री में इलेक्शन के नाम पे सिर्फ कास्ट पे ही फोकस किया जाएगा, इट कैन प्रोड्यूस नेगेटिव रिजल्ट इन डेमोक्रेसी। क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है यार। अगर मेरी कंट्री के लीडर सिर्फ कास्ट के नाम पे वोट लेंगे तो ये क्या पॉजिटिव बात है? नहीं, इट इज अ नेगेटिव। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है, इसको टिक कर दो यहीं पे। नेक्स्ट, इट कैन डाइवर्ट। इट कौन है यहाँ पे? इट कौन है? ये एक्सक्लूसिव अटेंशन। इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज, दस लीडिंग टू टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड इवन वायलेंस। सही बात है। अगर मेरी कंट्री में इलेक्शन लीडर सिर्फ कास्ट के नाम पे करेंगे तो जो मेन इशू है एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए लोग किसे वोट करेंगे? कास्ट के नाम पे। और इसकी वजह से कंट्री में क्या आता है? वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट। तो ये भी बिल्कुल सही है। और क्या ये इसका रीजन है? बिल्कुल, इसका आंसर है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो क्या हो जाएगी बीच में? कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट। चलो नेक्स्ट। अब जरा आते हैं इकोनॉमिक्स में, जरा आते हैं इकोनॉमिक्स में और देखते हैं तुम क्या करते हो इकोनॉमिक्स में। चलो, अंडर, रुक जाओ, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है ये, अंडर एम्प्लॉयमेंट है।
ये ना डिस्गाइज है ना अनएम्प्लॉयमेंट है, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है। दिस इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। अरे अरे मैं नीचे बैठ जाती हूँ भाई, क्या पता तुमसे इस बार वनवा से क्वेश्चन ही आ जाए, एक्सप्लेन अंडर एम्प्लॉयमेंट आ सकता है, ट्राई करो, एलिमिनेट करो। एक कैसे हो सकता है, अब जरा एलिमिनेट करो, एलिमिनेट करो। मान लो मैं नूब हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे पता ही नहीं है कि ये क्या है। आलो सुनो, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। अरे अगर एक ही खेत में एक ही फैमिली के 2 की जगह 8 मेंबर घुस रखे हैं तो ये कौन सी एम्प्लॉयमेंट होती है, डिस्गाइज्ड। पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, जिसे पहला बोला चुल्लू में पानी लो तुम। डी ऑप्शन, जॉब्स आर गिवन ओनली टू हाईली एजुकेटेड वर्कर, जॉब्स मिल रही है सिर्फ हाई लोगों को, ये अंडर, अरे अंडर मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट की भी नीचे, तो ये तो कतई नहीं है। वर्कर्स आर पेड मोर देन, वाओ वर्कर ज्यादा पैसा मिल रहा है, नहीं। अगर तुम एलिमिनेट करते भी ना तब भी तुमको आराम से बी ऑप्शन मिल जाता, फ्यूअर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि मुझे रिक्वायरमेंट है फैक्ट्री में 10 लोगों की, लेकिन मैंने 5 लोगों को बुलवा के उनसे 10 वाला काम करवा दिया, समझ रहे हो। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि मुझे रिक्वायरमेंट 10 की थी बट मैंने सिर्फ 5 लोगों को हायर किया और उनसे एक्स्ट्रा 2 घंटे काम करवा के अपना काम पूरा करवाया, उसे बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट होना। ठीक है, पता है, अगर आ गया तो लिख लेना। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट। अब इसको कर डाला तो लाइव जिंगल वाला, फिर से बोल रही हूँ आदत डाल लो, ऐसे लंबे क्वेश्चन आएंगे रीड करने वाले। What can be inferred about the limitation of using per capita income? जो तुम्हें याद है पहले हमारी कंट्री में पर कैपिटा इनकम देखते थे कि यार ये रिच कंट्री है, पुअर कंट्री है, डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, लेकिन वो सिस्टम बहुत बेकार था। फिर सिस्टम कौन सा आया था, कल ही पढ़ा था हमने, कौन करता है इसे पब्लिश, यूएनडीपी। तो ये जो पर कैपिटा इनकम वाला सिस्टम था ना, इसमें क्या लिमिटेशन थी, क्या कमियां थी, ये बताना है आपको। सिंपल क्वेश्चन, बस रीड ढंग से करो, रीड ठीक से करो, बस रीड कर डालो। पेपर में रीड करने की आदत डालना, अगर सो गए ना पेपर में मयंक तेरी मुंडी तोड़ दूंगी, बता रही हूँ, मत समझा, पेपर में कौन समझाएगा उसे। अच्छा राजवीर, और तुझे मोमोज हो गया, कर पाए, नहीं कर पाए तुम, नहीं कर पाए तुम कर ही नहीं पाए। अरे भाई लिमिटेशन मतलब कमी, पहला बोल रहा है इट शोज हाउ इक्वली और अनइक्वली इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल इन अ कंट्री। अच्छा समझ नहीं आया, इसको मैं डाउटफुल रखती हूँ, चलो डी लिख देती हूँ इसके आगे। आगे द ओनली मेजर नीडेड टू अंडरस्टैंड अ कंट्रीज डेवलपमेंट इस पर, क्या मैंने क्या बोला अभी बताया था, अगर किसी देखो मौका मिले करने का, अगर ऑप्शन में ओनली लिखा हुआ होगा, देखती ही क्या बोल रहा है कि तू तो निकल जाए यहां से, बाय बाय, जिसका आंसर बी था उसे पहले बाय बाय कर दो। मैंने ये बताया था अगर क्वेश्चन में तुम्हें ओनली अलोन जैसे वर्ड मिल गए उसको कर दो टाटा बाय बाय। आगे बोल रहा है इट गिव्स अ बेसिक आइडिया ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग बट हाइड्स द इनकम इनइक्वालिटी। अब सुन लो, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, पर कैपिटा इनकम कंट्री में आपको बेसिक आइडिया देता है इकोनॉमिक का, लेकिन इसकी वजह से इनकम इनइक्वालिटी छुप जाती है। हाँ भाई चांसेस लग रहे हैं भाई, थोड़ा डाउटफुल रखते हैं इसको। आगे इट ओनली रिफ्लेक्ट, अरे भाई फिर से ओनली आ गया, द इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, नहीं। बचे 2 ऑप्शन, कितने ऑप्शन, 2 ऑप्शन। ये बोल रहा है कि इट शोज, इट कौन है यहाँ पे, पर कैपिटा इनकम, इट शोज हाउ इक्वली और अनइक्वली इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल इन अ कंट्री। ये डेफिनेशन है इसकी, हमको चाहिए इसकी लिमिटेशन, इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर सी, ये कंट्री की इनकम इनइक्वालिटी को नहीं दिखाता है। बोला तो ओनली वाला नहीं, क्योंकि बेटा ओनली का मतलब है कि सिर्फ वही होगा, और ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ वही हो सकता है आंसर, नहीं, सब में ओनली नहीं होगा, अगर होगा तो फिर उनमें से एक आंसर होगा, तो ओनली के आगे पढ़ना पड़ेगा ना फिर। बट एक भी तरीका बता रही हूँ कि अगर कहीं पे ओनली लिखा हुआ है तो उसको तुम एलिमिनेट कर सकते हो आसानी से। ठीक है नेक्स्ट 31, फिर से बड़ा क्वेश्चन है, रीड करो जल्दी। टर्शरी सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को कैसे हेल्प करता है,
प्राइमरी और टर्शरी सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी को कैसे हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है, कैसे करता है, कैसे 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 कैसे? आराम से, आराम से रीड ठीक से करो, ठीक से रीड करो, आराम से करो। करे एक बार, चलो उल्टे से करते हैं। A company produces furniture from wood but does not require any transport or retail service to sell. अबे अगर तुम्हारे पास कुर्सी की दुकान है, तुम्हारा कुर्सी का बिजनेस है, तुमने कुर्सी बना तो दी, तुमने फर्नीचर को ले लिया, लेकिन तुम उसको दुकान में बेचने के ना तुम्हारे पास कोई गड्डी है, गड्डी मतलब गाड़ी, तुम्हारे पास ना कोई गाड़ी है, ना कोई व्हीकल है, ना कोई दुकान है, क्या वो सामान बिक पाएगा? नहीं। तो दीदी इसमें टर्शरी सेक्टर ने कैसे हेल्प करी? फिर से बोल रही हूँ, टर्शरी सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी को हेल्प कहाँ करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब सुन लो कैसे, कैसे? अब फैक्ट्री मेक शूज, एक फैक्ट्री शूज बनाती है, कैसे? यूजिंग रॉ मटेरियल। इसमें किसका साथ आया? प्राइमरी का, टू क्रिएट अ प्रोडक्ट। रिलाइंग ऑन ट्रांसपोर्ट एंड रिटेल टू डिस्ट्रीब्यूट द स्टोर, ये है आपका सेकेंडरी। तो कैसे आपका टर्शरी सेक्टर जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी की हेल्प कर रहा है? इसका आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। अगर एक बारी में सही आंसर नहीं दिया तो बहुत मार खाओगे, जल्दी बताओ। खाती क्या बोल रहे हैं? एम बोल रहा है, एम। अच्छा चलो बताओ क्या है, जल्दी बताओ। बेटा ईशा बातें मत बनाओ बेटा, दिशा सॉरी दिशा, दिशा बेटा बातें मत बनाओ। अब मेरे हिसाब से मैं मुंह मान लो, ठीक है? मुझे अरे तुम्हारे साथ सोचती हूँ ना कि तुम क्या सोचते हो एमसीक्यू। मैंने बोला वो विच ऑफ द फॉलोइंग इशू करेंसी नोट इन इंडिया। अब मेरी बात सुन लो, इस बार पिछले बार शायद क्वेश्चन करेंसी नोट का आया था, इस बार कॉइन का सकता हो, तुम आंसर गलत करके आओगे। हमारी कंट्री में नोट को जो इंस्टीट्यूट नोट को इशू करती है वो तो है आरबीआई, लेकिन हमारी कंट्री में जो कॉइन्स बन के आते हैं ना वो आरबीआई नहीं बना के आती है, नहीं, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से होके आते हैं। हमारे कंट्री में जो करेंसी के नोट्स बने हुए आते हैं वो बनाती है आरबीआई, लेकिन जो कॉइन्स बन के आते हैं दैट इज बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, वहां से बन के आते हैं वो कॉइन्स, वहां से बन के मतलब उनकी अथॉरिटी होती है उसके ऊपर। कॉइन पे अथॉरिटी आरबीआई की नहीं है, कॉइन पे सिर्फ आरबीआई की अथॉरिटी कहां पे है? सिर्फ और सिर्फ करेंसी नोट पे, ठीक है? तो इस बार अगर तुम्हारा आंसर करेंसी कॉइन वाला आएगा तो प्लीज आरबीआई मत मार्क करके आ जाना, पहली बोल रही हूं आरबीआई मत मार्क करके आना, ठीक है? नेक्स्ट पर्सन जेड। अभी पर्सन जेड कौन है? मान लो कोई है, ये मान लो कोई है। He tried to explain how the requirement of a double coincidence of want, मुझे बताओ double coincidence of want barter system में होता है, very good. In a barter system limits trade and exchange, which of the following justification कौन सी justification उसने करी होगी? तुमसे पूछ रहा है, कुछ नहीं करना, रीड करो इसे, और क्या करोगे? तो जल्दी रीड करो। बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन कौन सी है इनमें से? फिर ए, फिर ए, मुंह बंद करके मन में सोचो, आराम से सोचो, आराम से टाइम लेके रीड करो। लेकिन हम शुरुआत करेंगे डी से। द सिस्टम क्रिएट वैल्यू फॉर गुड्स। अरे बार्टर सिस्टम वैल्यू निकालता है गुड्स के लिए। अच्छा, दैट बोथ पार्टी हैव अ डायरेक्ट नीड। अरे डायरेक्ट नीड कभी होती है बार्टर सिस्टम में? नहीं होती, गया, निकल यहां से। इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बिकॉज ईच पर्सन कैन ट्रेड फॉर एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। क्या लोग जो ट्रेड चाहते हैं वो उन्हें मिलता है? नहीं मिलता है। बार्टर सिस्टम अलाउ करता है ट्रेड को ज्यादा एफिशिएंटली, कतई ना। आंसर क्या है इसका? ए। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये करके दिखाओ तो मानू, ये कर पाओ तो मानू। अरे हट तो रही हूँ यार, ऐसे मत करो यार, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, रीडिंग बेस्ड है। तुम्हें इस बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, बता रही हूँ। और जो हार गया, जो डर गया वो हार गया, जिसने क्वेश्चन रीड भी नहीं करे वो मर गया। बोल तो मैं, तुम्हें कैसे प्यास लग रही है? सुनने में तो कान में प्यास लगती है। चलो बस तुमसे इतनी उम्मीद थी, आगे बढ़ते हैं। क्या ये क्वेश्चन एलिमिनेशन से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है।
ग्रोथ ऑफ एमएनसी। अच्छा दीदी हमें एमएनसी हमने सुना बाकी हमने सुना एमएनसी हमने सुना। एमएनसी क्या होती है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ये बोल रहा है ग्रोथ ऑफ एमएनसी से क्या रिलेटेड? एक्सपेंशन ऑफ ग्लोबल मार्केट, एक्सेस टेक्नोलॉजी। अच्छा थोड़ा रुकते हैं। स्प्रेड ऑफ कल्चर, अरे नहीं ये कुछ नहीं है। लार्ज कंपनी बिकम डोमिनेंट प्लेयर्स इन ग्लोबल मार्केट। ओह कुछ तो लग रहा है इसमें देखा देखा सा। ग्रोथ ऑफ मल्टी, तुम ऐसे सोचते पेपर में तो ऐसे ही करते हो एलिमिनेट। ये बोल रहा है कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की जो ग्रोथ हुई है, जो वो बड़ा है, उससे क्या इंपैक्ट आया है, क्या आउटकम आया है उसका। मुझे बात बताओ, जब से मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बड़ा है, क्या ग्लोबल मार्केट जो है वो और एक्सपैंड नहीं हुआ है? जब से हमारा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बड़ा हुआ है, उसकी ग्रोथ हुई है, क्या एक्सपेंशन हुआ ग्लोबल मार्केट में? बिल्कुल हुआ है। एमएनसी की वजह से ही तो हमारे ग्लोबल मार्केट एक्सचेंज कर पा रहे हैं। डी का आंसर है 1, डी का आंसर है 1। अरे ये तो पहली बार ही में सही हो गया। आगे पढ़ लेते हैं, फिर भी आगे पढ़ते हैं। सेकंड का कल्चरल एक्सचेंज एंड अवेयरनेस। मुझे बताओ जहां पे कल्चरल एक्सचेंज और अवेयरनेस फैल रही है, क्या इससे कल्चरल प्रैक्टिसेस, आइडियाज और वैल्यूज नहीं फैल रहे हैं? कल्चर सेम बात। तो सेकंड का आंसर है थर्ड। क्या सही हो गया? बिल्कुल सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी था इसका। कितनों का सही था? किसी का भी सही नहीं था। ओ शिट ओ शिट यार, ओ शिट यार, अरे उल्टा हो गया। आई एम सो सॉरी। फोर्थ का फर्स्ट, अरे ठीक है, फोर्थ का फर्स्ट। अरे मुझे लगा डी का फर्स्ट, ऐसे देख रही हूँ मैं। हाँ फोर्थ का फर्स्ट, एक ही ऑप्शन में था वो, फोर्थ का फर्स्ट। ठीक है, अच्छा सेकंड का फोर्थ होगा फिर। सॉरी उल्टा हो गया वो। अरे मुझे लगा कि यहाँ पे फोर्थ है, मैं कह रही हूँ यहाँ फोर्थ का फर्स्ट। चलो आगे। अब ये बताओ तो मान जाऊं। अब सारे इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। सिर्फ 30 सेकंड से क्वेश्चन है, 30 सेकंड्स के, जल्दी बहुत प्यार से। जो 19वीं सेंचुरी के नेशनलिस्ट थे, उन्होंने फोकलोर को प्रिजर्व करने पे क्यों फोकस किया, ये आपसे पूछ रहे हैं। वाई? आराम से। जो आपकी 19वीं सेंचुरी के प्यारे प्यारे नेशनलिस्ट थे, उन्होंने फोकलोर को प्रिजर्व करने पे ध्यान क्यों दिया? क्योंकि जो फोकलोर होते हैं वो क्या होती है? अपनी कंट्री की प्राइड होती है, कल्चर होता है और आइडेंटिटी होता है। और देखो अगर यहाँ बातें करने आए हो तो साइकिल पकड़ो और घर जाओ फिर। अब ये देखो, शायद आपको विजिबल नहीं होगा, दिखा देती हूं। ये वाला एरिया है 43% और ये है आपके प्लेन्स, ये है आपका 30% और ये है आपका माउंटेन्स, ये है 27%, ये है प्लेट्यू। आंसर मतलब पहले सुन लो। इनमें से What is the significance of 43% लैंड अंडर प्लेन? जो 43% लैंड प्लेन्स के अंदर है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? जल्दी बताओ, गोली की स्पीड से, जल्दी जल्दी। अरे जो जमीन पे प्लेन एरिया होता है, नर्दर्न प्लेन सुने हैं? वो नर्दर्न प्लेन किस काम आते हैं? एग्रीकल्चर के लिए आते हैं। और एग्रीकल्चर का यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए क्या कराते हैं? हमको फैसिलिटी देते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर से आगे विजुअली इंपेयर तुम भी करोगे, क्योंकि तुम भी विजुअली इंपेयर्ड हो, तो तुम्हारे लिए यही है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन डैश। आराम से आराम से। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स, चीजें कैसे बदलती है, कैसे टमाटर से केचप बनता है। ट्रांसफॉर, पता एग्जांपल लिया करो। ट्रांसफॉर्म थिंग का मतलब क्या है? कैसे टमाटर से केचप बन गए, तो ट्रांसफॉर्मेशन है। अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशन, किसके बीच में रिलेशन इंटरैक्टिव होगा तब जाके काम बनेगा? सोचो आराम से आराम से। शायद यहाँ पे कुछ ऑप्शन ऐसे भी हैं जो आपको गुमराह करेंगे, ठीक है ना? है ना? चलो करो फिर। अब आपने वो ट्रायंगल पढ़ा था, बीच में कौन था? ह्यूमन। ऊपर कौन था? नेचर। इधर कौन था? टेक्नोलॉजी। इधर कौन था? इंस्टीट्यूशन। भाई तीनों इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर बी होगा। यहाँ पे कौन मिसिंग है? इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे कौन मिसिंग है? ये तो पूरा ही मिसिंग है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट। अब ये थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आराम से रीड करना। पहले इसको देखो, पहले कहाँ क्या क्या बताया, डाटा को रीड करो। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, लिटरेसी रेट क्या होता है। आपसे पूछ रहा है स्टेट बी जो है वहां पे लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्यों है? जल्दी बताओ। बताओ।
पहले बताओ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है, कि बच्चे ज्यादा मर रहे हैं कम मर रहे हैं? अरे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, मतलब 1000 में से 20 ही बच्चे मर रहे हैं, 80 नहीं मर रहे हैं। तो ये जो स्टेट बी है, ओए ये जो स्टेट बी है, इसमें स्टेट ए के मुताबिक 21 बच्चे कम मर रहे हैं, मतलब यहाँ बच्चे कम मर रहे हैं ना, और बच्चे कम कब मरेंगे बताओ? जब सिस्टम अच्छा होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इट हैज हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल। क्या इसका टीचर से कोई मतलब है? नहीं। क्या इन्फ्लुएंसर से कोई मतलब है? नहीं। इनकम से? नहीं। जिस भाई बच्चे मरना किसके ऊपर डिपेंड करता है? हेल्थ सेक्टर के ऊपर। तो यहाँ पे जहां हेल्थ केयर आ गया वही आंसर होगा, ठीक है। एजुकेशन तो उसमें ऐड हुई है, जो पेरेंट एजुकेटेड होंगे ना। अब देखो इसमें एजुकेशन का क्या मतलब है? तुमने सुना है बहुत सारे रूरल एरियाज में लोग बेटियां करके मार देते हैं, सुना होगा, तूने पढ़ा है ना, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन, प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा है ना सब कुछ। तो रूरल एरियाज में अगर एजुकेशन होगी तो लोग बच्चों को बाहर लाएंगे ना कि उन्हें मार देंगे। तो एजुकेशन का ये रोल है यहाँ पे, ठीक है। ये तुम्हारी किताबी एजुकेशन की बात नहीं हो रही है, ये ओवरऑल की बात हो रही है। चलो फिर से एलिमिनेट करो, इलिमिनेट करो, चलो करो एलिमिनेट। अभी ऐसा क्वेश्चन आया था ऊपर, अभी ऐसे आया था क्वेश्चन, अभी आया था क्वेश्चन ऐसी, हरियाणा में। सोचो कौन सा है? तुम इसको ना सिर्फ एक ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो, जो हमने जस्ट अभी भी ऊपर एक क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन तुमने देखा पिछली बार 2025 में, सॉरी 2000, सुन लो एक मिनट, 2024 में क्वेश्चन आया था ये रिजर्व फॉरेस्ट वाला, और 2025 में क्वेश्चन आया था कि आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और केरला के फॉरेस्ट कैसे हैं। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बता रही हूँ पीवाईक्यूज के, डायरेक्टली नहीं होते बट उस टॉपिक से होते हैं। गलत हो तुम सब। अब सुन लो, सुन लो, अभी हमने क्या पढ़ा था कि 3 स्टेट थी, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और केरला। इन 3 स्टेट में होते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। और जम्मू कश्मीर में क्यों होते हैं रिजर्व? मिलिट्री एरिया। तो दीदी एक बात तो क्लियर है कि रिजर्व फॉरेस्ट का आंसर है बी। क्या है रिजर्व फॉरेस्ट का? बी। आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ी ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, इसीलिए इसीलिए वहां पे कौन से फॉरेस्ट होते हैं? रिजर्व। दीदी फर्स्ट का तो बी है, और फर्स्ट का बी यहाँ पे एक ही ऑप्शन है। अब याद कर लो, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हरियाणा में है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और अनक्लास फॉरेस्ट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, बिकॉज वहां के जंगलों में किसी का राज नहीं है, वहां के जंगलों में वहां की जनता रहती है ना, वहां किसी ने प्रोटेक्ट नहीं कर रखा है, वहां लोग फ्री घूमते हैं। क्यों नहीं है? हरियाणा गया नहीं तू? तू पूरा हरियाणा घूम गया तू? ये देख, हिसार की साइड गया है, जंगल है वहां। अरे क्या हो गया? चलो ये वाला क्वेश्चन, कंजर्वेशन देखो, फिर से आया कंजर्वेशन वाला क्वेश्चन। फॉरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन पिछले 2 साल से लगातार आया, इस बार भी आएगा, देख लेना। जंगल में तो रहते हो तुम ये। हाँ तुम्हारा तो, रीड करो रीड। बस जिसने पढ़ने से हार मान ली वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, फिर जिसने पढ़ने से हार मान ली वो नहीं कर पाएगा फिर। 48 मिनट्स हुए हैं अभी सिर्फ। ओके, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज अ की टू द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड। रुक जाओ, जो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट है ये एक की है मतलब ये एक रास्ता है, अगर आप चाहते हो कि इंसान, ह्यूमन मैनकाइंड जिंदा रहे, सुरक्षित रहे। Some of the practices undertaken in India in this direction is joint forest management. Joint forest management के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? नंबर 1, क्या इसमें लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है? बिल्कुल, पहला ही ऑप्शन सही है। लेकिन आगे और ऑप्शन भी है। The program has been in formal existence in NID. अब मान लो मैं नूब हूं, मुझे ये ईयर याद नहीं आ, इसको मैं डाउटफुल रखती हूँ अभी डाउटफुल रखती हूँ। ये फर्स्ट सही है दीदी, फर्स्ट सही है, तू निकल यहाँ से, तू निकल यहाँ से, फर्स्ट उसका सही है। अब या सेकंड सही है, फोर्थ से, अब फोर्थ पढ़ते हैं। द मेंबर ऑफ लोकल विलेजेस कम्युनिटीज आर एंटाइटल्ड टू इंटरमीडिएरी बेनिफिट्स लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। बिल्कुल सही बात है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में जो वहां का टिम्बर होता है, वहां के जो पेड़ होते हैं, उनका इंटरमीडिएट की बीच का बेनिफिट मिलता है किसको? जेएफएम के लोगों को। तो इसका फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4 ओनली। क्या? यस, सबसे पहले उड़ीसा में होता है, इसको याद रखना, करेक्ट पूछा है ना। हाँ, 6th क्वेश्चन,
जल्दी, अगर एक बारी में सही नहीं किया तो बहुत मार खाओगे, एक बारी में सही नहीं किया तो बहुत मार खाओगे, जल्दी करो। 6 क्वेश्चन एक बारी में सही। बेल्जियम में कौन सी ऐसी बात थी जिससे कि वो हैप्पी और पीसफुल लाइफ जिए? आराम से करते हैं। कमिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर में लोग साथ में आते हैं लेकिन हाथ नहीं पकड़ते हैं, सिर्फ बाहर बाहर से दिखावा दिखाते हैं कि हम साथ हैं। एग्जाम्पल यूएसए, एग्जाम्पल यूएसए। लेकिन क्या आपके बेल्जियम में था? नहीं। कोऑपरेटिव फेडरेशन, कोऑपरेटिव मतलब बहुत सारे लोग साथ में आ रहे हैं, अपनी एक कंपनी बना रहे हैं, कैसा कुछ था वहां पे? नहीं। कॉम्पिटिटिव, अरे भाई तो कंपटीशन था यहाँ पे? नहीं, इसका आंसर है होल्डिंग टुगेदर। और बेल्जियम के साथ साथ एक और कंट्री एग्जांपल दो। यस, होल्डिंग टुगेदर, इंडिया, जहां लोग हाथ पकड़ते हैं। पाकिस्तान कुछ नहीं है, बीच का है वो, मतलब नेपाल होल्डिंग टुगेदर में है। हाँ, नेपाल भी है। चलो ओए, जल्दी एलिमिनेट करो बस, जल्दी। मुझे इस एथनिक वर्ड से एक बात याद आई। डिंग 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 डिंग। एथनिक वर्ड का मतलब होता है, हम बोलते हैं कि आज तो हमने एथनिक कपड़े पहने हैं। एथनिक वर्ड का मतलब होता है जो कि हमारे कल्चर से रिलेटेड होते हैं। एथनिक का आंसर क्या है? अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन कल्चर। फर्स्ट का आंसर क्या है? डी 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 डी। तू निकल, तू निकल, बचा कौन सा? ए और डी। नेक्स्ट, मेजोरिटेरियनिज्म, कितना ई सवाल है यार। मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है? बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री। सेकंड का ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी। प्योर एलिमिनेशन, प्रियांशु, प्योर एलिमिनेशन, कुछ नहीं करना, बस एलिमिनेट करना है। एमसीक्यू में अगर टारगेट बना लो, जब तक तुम एमसीक्यू में 15 प्लस सही नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी भाई। 20 में से बेस्ट वो है जो फुल लेके आ रहा है, लेकिन 15 प्लस तुमको सही करने ही करने हैं। 15 इज द बेयर मिनिमम तुम्हें करना है। क्या भाई, वो यश वाले काम करे ना, अगर तुम बच गए तो। पेपर में यश ऐसी तो करता है। अच्छा, एसटी मत कर देना ऐसे काम, ठीक है। नेक्स्ट, मिस्टर एक्स। अभी मिस्टर एक्स कौन है हमें नहीं पता। मेहनत बेटा उठा के बाहर पटक दूंगी, बता रही हूँ। मिस्टर एक्स जो है, उन्होंने मिस्टर एक्स जो है उन्होंने क्रेडिट लिया है टू मेक कैंडल्स। अब क्रेडिट वर्ड का मतलब क्या होता है? लोन। फिर से बोल रही हूँ, इकोनॉमिक्स में क्रेडिट वर्ड का मतलब क्या होता है? लोन। मिस्टर एक्स ने लोन लिया है कैंडल्स बनाने के लिए ड्यूरिंग द फेस्टिवल। अब देखा है फेस्टिवल के टाइम पे बहुत सारे लोग रास्ते में दिया वगैरह बेचते हैं, है ना, उस तरह से मिस्टर एक्स ने कैंडल्स बनाने के लिए क्या लिया है? लोन लिया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट डिफाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट। लोन की इंपॉर्टेंस क्या है इनमें से बताओ जल्दी, आराम से। इस बार ओनली ओनली भी है, ठीक है। अरे सब में कहा है ओनली? बहुत लल्लू क्वेश्चन था। तुमने अगर एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया बात बन जाती। ये बोल रहा है कि जो, सुन लो, जो लोन होता है वो हेल्प करता है उसको ऐसी हैबिट में घुसने के लिए कि वो और लोन ले, और लोन ले, और लोन ले, और लोन। क्या ये सही बात है क्या? नहीं, ये सही बात नहीं है। ये इंपॉर्टेंस नहीं है क्रेडिट की, ये तो गलत बात है। तो दीदी 4 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 4 तू जा घर, तू जा घर, बचे ये। क्या ओनली 2 कभी हो सकता है? ओनली वाले ऑप्शन आप पे कभी सही नहीं होंगे, बिकॉज यहाँ पे देयर आर मोर देन 2 ऑप्शन। इसका आंसर था 1, 2 एंड 3। तीनों ही बात सही है। अब पढ़ लो क्या क्या है आंसर, में लिख के आ सकती हूँ तुम इसे। पहली बात, जो क्रेडिट होता है, आज समझो क्रेडिट की क्या इंपॉर्टेंस होती है। क्रेडिट एक बहुत ही वाइटल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पॉजिटिव रोल प्ले करता है आपके टारगेट को मीट करने के लिए। मेरा टारगेट है कि मुझे इस बार 1000 किंडल बनानी है और बेचनी है। मैं अपना टारगेट किस अचीव कर पाऊंगी? मेरे पैसा होगा, पैसा कहां से लाऊंगी मैं? लोन से। नंबर 2, ये मुझे हेल्प करता है मेरे अभी के चलते हुए खर्चों को। अब क्या मेरा काम से किंडल बनाना है? अरे मेरे घर में बीवी बच्चे भी तो होंगे, मतलब बच्चे भी होंगे भाई, बच्चों को ही पालना है। तो मेरे एक्सपेंसेस को, अरे मिस्टर एक्स कोई लड़का है यार, मैं मिस्टर एक्स के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, ठीक है। तो आपको अपने एक्सपेंसेस भी करने हैं। तो इसका आंसर क्या था? 1, 2 एंड 3। अरे यार फिर सेव हो गया, फिर सेव हो गया। अरे यार, अरे यार, अरे यार, गुस्सा हो गया क्या? 9th क्वेश्चन,
द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया लाइक नागालैंड, मिजोरम, एपी इंजॉय स्पेशल स्टेटस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनको स्पेशल स्टेटस मिलता है। अब ये बताओ कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को स्पेशल स्टेटस क्यों दिया गया है? हाँ? ये ऑप्शन ठीक से रीड करो, ठीक से रीड करो। नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं वो एक अलग लैंग्वेज बोलते हैं इसलिए हमको स्टेटस देंगे? इसका आंसर है सी, उनके सोशल और हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस बहुत ही अलग है। अरे लश ग्रीन फॉरेस्ट तो यहाँ भी है भुचड़ी में, तो यहाँ के लोगों को क्या स्पेशल स्टेटस देंगे क्या? लश ग्रीन फॉरेस्ट तो मेरे गांव में भी है, स्पेशल थोड़ी देंगे उसे। सिंपल सी बात है, हिस्टोरिकली और सोशली वहां के लोग एक्सक्लूडेड है, वहां के लोग बाहर की दुनिया से बहुत अलग है, मतलब अपने आप को अलग रखते हैं, इसीलिए उनको स्पेशल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन गलत किया तो चुल्लू भर पानी ले लेना मुझसे। पहले पढ़ लो। इस पिक्चर में नेपोलियन को एक पोस्टमैन की तरह दिखाया गया है। यस, एक पोस्टमैन की तरह दिखाया गया है। जो लेटर इसके पीछे से गिर रहे हैं वो क्या है? These are the territories lost by him। आप नेपोलियन के बारे में इस पिक्चर को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी पिक्चर है ये। नेक्स्ट, विजुअली इंपेयर्ड करो भाई। Which of the following symbol does the broken chain stand for? broken chain किसका एग्जाम्पल होता है? सारे रीड कर लो आराम से। चेन टूट गई है, फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से, अब सुन लो, ये वाले ऑप्शन नीचे वाले नहीं है, हाँ ये दोनों सेम, ये दो बार आ गई है। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबलाइजेशन के लिए? इस बार बहुत न्यूज में ग्लोबलाइजेशन भाई आ सकता है, आराम से रीड करना। ग्लोबलाइजेशन के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है यार? ये सब चलो करो 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 करो, हो गया? पढ़ते हैं। एक्सपेंशन ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, क्या ग्लोबलाइजेशन में एमएनसी एक्सपेंड होती है? वन सही है, वन सही है। तू घर निकल, तू घर निकल गए। और मैं फिर से बोल रही हूँ, ओनली वाले स्टेटमेंट मोस्टली रॉन्ग होते हैं, बट फिर भी 99% केस में रॉन्ग होते हैं, फिर भी 1% आपको चांस लेना है। आगे करते हैं। एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, भाई सही बात है दीदी, जैसे ग्लोबलाइजेशन होगा इंटरनेट बढ़ेगा, कम्युनिटीज बढ़ेंगी, दूसरा भी सही है। नेशनलाइजेशन एंड ट्रेड बैरियर्स, ग्लोबलाइजेशन के ट्रेड बैरियर बढ़ते हैं, ट्रेड बैरियर टूटते हैं, तू तो निकल यहां से। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल फॉर जॉब्स एंड एजुकेशन, ये सही है, लेकिन क्या यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में 4 है? नहीं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। स्टेटमेंट 1 and 2 आर एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट पूछ रहा है, ट्रू नहीं पूछ रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में करेक्ट है? फेडरलिज्म के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? आराम से देखना, फेडरलिज्म के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? करो करो जल्दी करो भाई। हुआ? एलिमिनेट करते हैं। नंबर 3, द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज इजी टू चेंज। फेडरलिज्म में पावर शेयरिंग जो 3 गवर्नमेंट में हो गई है, क्या उसको बहुत इजीली चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या सबसे ज्यादा क्या है? सुप्रीम। उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। ऑप्शन 3 नहीं है, तू घर जा बचे 2। अब देखते हैं, मैं 2 सही है, 1 और 4 देखते हैं। 1 बोल रहा है इंडिया इज डिक्लेयर्ड एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। हाँ भाई, इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट है। प्लीज इस लाइन को कहीं पर लिख लेना, आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो। इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यूनियन का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टेट। कौन सी फेडरेशन है हमारी? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है हमारी। नंबर 2, पावर शेयरिंग बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। बेसिकली यस, फेडरलिज्म का मतलब ही होता है पावर शेयरिंग बिटवीन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ गवर्नमेंट। पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 1 and 2 कितना का सही था? सच्चाई, झूठ तो नहीं बोल रहे। अब ये करो तो मान जाऊं, ये करो तो मान जाऊं, इनको अरेंज करो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तुम्हें इस बार
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, करो। ओए बातें नहीं, आराम से कर लो, नीचे है ऑप्शन, नीचे है ऑप्शन। सिर्फ कोई दो पेयर ढूंढ लो, आंसर इजी हो जाएगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से पहले कौन कौन से मूवमेंट हुए थे? ये मत समझना कि दीदी नीचे नहीं आ सकती, ठीक है। दीदी से पंगा ही ले ना, दीदी खतरनाक है। ऐसा ना हो कि 10th पास करने से पहले कुछ चीजें टूट जाए, है ना। होगी दीदी, देख ले दीदी। चलो दीदी, पहली बात तो, ओए मान लो तुम्हारी तरफ अभी नूबी हूं, ठीक है। अब देखते हैं, पहली बात तो गांधी जी ने अपनी 11 डिमांड दी थी। जब वो 11 डिमांड पूरी नहीं हुई, तब गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया था? सॉल्ट मार्च। दीदी 3 के बाद तो 4 है, इतना क्लियर। 3 के बाद 4 यहाँ है, 3 के बाद 4 यहाँ है, तू निकल, तू निकल। 2 ऑप्शन बचे। नंबर, मेहनत तू बेटा बाहर चले जा, आखिरी बार बोल रही हूँ, डिस्टर्बेंस मत कर बीच में। फिर अब तुमको यार टेस्ट ये करने के लिए बुला रखा, बातें करने के लिए नहीं बुला रखा। बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन और उसके बाद पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन 1929 के लाहौर सेशन में आया था। जिसने मैप की क्लास देखी है उसे पता है 1929 लाहौर सेशन में क्या आया था? पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास हुआ था। तो ये साइमन 1928 के आसपास की बात है और ये उसके बाद। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 ऐसे याद करो, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ डी है, वही तो बोला। इन इंडियन इकोनॉमी द थ्री देख रहे हो 2024 में क्वेश्चन आया प्राइमरी और सेकेंड टर्शरी वाला, 2025 में फिर क्वेश्चन आया था प्राइमरी वाला। पैटर्न चेंज रिपीट होता रहता है बार बार, और तुम्हें इनसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए 3 साल के करा रहे हो तुम्हें, पिछले 3 साल के। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जो होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है निर्भर। तो अगर ये निर्भर है, जो शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर रिमेन हाई, लेकिन जो आज भी ज्यादातर लोग हैं वो आपके प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है, ऐसा क्यों? ये पूछ रहा है। मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन इसकी क्या होगी? मोस्ट एप्रोप्रिएट। अब देख लो, बस ओनली, इसमें ओनली वाले भी हैं, इसे ध्यान से करना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है डी। जल्दी करो, तो बोल दूंगी सब में आएगा तो तुम्हें देखना पड़ेगा ना। ओए और सामने देखो, पहली बात, गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रेफरेंशियली ट्रीट अ प्राइमरी सेक्टर। क्या गवर्नमेंट से प्राइवेट वाले सोचती? नहीं भाई, हमारे कंट्री में स्किल इंडिया मिशन है जो सेकेंडरी सेक्टर के लिए है। हमारे कंट्री में ऐसे बहुत सारे मिशन जो कि सेकेंडरी सेक्टर के लिए है। इसका मतलब गवर्नमेंट की प्रेफरेंस तो बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट गया, तू निकल, तू ही निकल भाई, और तो कौन ही निकले, तू भी निकल, ऑल भी नहीं हो सकते फिर तो। 2 ऑप्शन बचे। इंडियन इकोनॉमी इज लार्जली एग्रेरियन, प्लीज इस वर्ड को लिख लो। एग्रेरियन वर्ड का मतलब होता है एग्रीकल्चर। हमारी इंडियन इकोनॉमी क्या एग्रीकल्चर बेस्ड है? यस, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इनएडिक्वेट सर्विस सेक्टर जॉब, यस मेरी कंट्री में सर्विस सेक्टर जॉब बहुत इनएडिक्वेट है। सर्विस सेक्टर में बहुत कम लोग जो हैं जो कि यहाँ पे काम करते हैं। सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओनली सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू। नहीं होगा। प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड रॉ मटेरियल, इसमें ये कैसे पता चल रहा है कि प्राइमरी सेक्टर जो है वो वहां पे ज्यादातर लोग एम्प्लॉयड है? ये उसका रीजन थोड़ी है, ये तो आप बता रहे हो कि प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल देना सबको पता है, ये तो इससे एम्प्लॉयमेंट का कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ इसका आंसर। और वैसे भी जो आपके 2 ऑप्शन सही हो गए, क्या इसके अलावा और कोई है यहाँ पे? नहीं, इसीलिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 जल्दी करो गाइस, हम पहुंचने वाले, जल्दी 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 टूवर्ड्स द एंड। चलो हमने कर लिए हैं 42 42 42 कर लिए, नहीं 42 कर लिए। जल्दी जल्दी जल्दी, 15th जल्दी करो यार, जल्दी तो जल्दी करो, अब फिर भैया को शूट भी करना है, फिर तुम्हें 5 मिनट का ब्रेक दूंगी। नहीं आया, रीड नहीं करा क्योंकि
स्टेटमेंट वन बोल रहा है कि 1870s तक जो कैरिकेचर और कार्टून थे ये पब्लिश होते थे इन इंडियन जर्नल एंड न्यूज़पेपर कमेंसिंग ऑन सोशल पॉलिटिक्स। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। 1870s में जो कार्टून्स हुआ करते थे, अलग अलग कार्टून्स को हमारे इंडिया के न्यूज़पेपर जर्नल प्रिंट किया जाता था। क्यों? कि उस समय गवर्नमेंट में क्या हो रहा है वो दिखाने के लिए। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। फर्स्ट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट टू, सम कैरिकेचर्स प्रेज्ड द एजुकेटेड इंडियंस फैसिनेशन विद वेस्टर्न टेस्ट्स एंड क्लोथ व्हाइल अदर्स वर लुकिंग फॉरवर्ड टू सोशल चेंज। ये बात भी बिल्कुल सही है कि उस समय कुछ पेंटिंग्स ऐसी थी जो कि इंडिया के एजुकेटेड लोगों को फैसिनेट करती थी कि आपको कैसे वेस्टर्न कपड़ों को देखना है। वेस्टर्न तो होता ना, हमारी कंट्री में उससे वेस्टर्नाइजेशन आ चुकी थी कि वेस्टर्न चीजों को कैसे देखना है। तो यानी कि ये बिल्कुल सही। लेकिन 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 बोथ वन एंड टू आर, देखा मैंने गलत है? तुम भी कर सकते हो, तुमने ये इनकरेक्ट नहीं पढ़ा तो इसीलिए ठीक से पढ़ना है। बोथ वन, अरे मैं तुम्हारे से गलती करके दिखाई थी, समझे नहीं तुम? बच्चे क्या करते हैं? बोल वन एंड टू, हाँ ठीक है, हाँ मजा आ गया, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और जब मैं यहाँ पे करूंगा सोल्यूशन, बोलेंगे ओ तेरी आंसर डी था, क्योंकि हमने क्या पढ़ लिया? इनकरेक्ट को करेक्ट। इसीलिए इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलो 16 क्वेश्चन, इसको कर डाला तो लाइव झिंगा लाला। चलो इसको कर डाला तो लाइव झिंगा लाला। दिख तो रहा है यार। ब्लैक मार्केटिंग मतलब वो होता है जो काला धंधा। आवाज दे दे डंडे ने, किसी के तो पढ़ने वाला है। आई रीड द क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंट स्टोरीज ऑफ डैश। जो आजकल फ्रीक्वेंट स्टोरीज आ रही है, चीज की आ रही होंगी, रिमाइंड अस, हमको रिमाइंड कराता है दैट नो सिस्टम इज इंटायरली विदाउट शॉर्टकमिंग। किसी भी सिस्टम में, कोई भी सिस्टम बिना कमियों के नहीं होता है। कमियां हर जगह होती है ना, इंसान है, हमसे कमियां तो होती है हमारे अंदर। इवन डेमोक्रेसी, सही बात है, डेमोक्रेसी के अंदर भी कमियां है। अब मुझे बताओ डेमोक्रेसी के अंदर क्या कमियां है? भाई पॉवर्टी भी है, करप्शन भी, बट अभी रुकेंगे, डाउटफुल है। आइडेंटिफाई द इशू बीइंग रेफर्ड टू फ्रॉम द ऑप्शन गिवन, द फ्रीक्वेंट स्टोरीज ऑफ डैश। अब स्टोरीज की चलती है आजकल करप्शन की। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है डेमोक्रेसी के अंदर? करप्शन। पॉवर्टी नहीं, पॉवर्टी तो फिर भी आप हमारी कंट्री में पॉवर्टी क्या, तुमने सुना पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम होते हैं, मिड डे मील स्कीम, मनरेगा स्कीम, स्कीम्स है। क्या करप्शन के लिए कोई स्कीम है? नहीं। तो फ्रीक्वेंट स्टोरीज ऑफ करप्शन क्या करंट अफेयर में, मतलब जो चल रहा है न्यूज में, ऐसा आ सकता है। बट तुमसे पूछेगा नहीं कि कौन सी डेट को हुआ था, ये सब नहीं पूछेगा तुमसे, वैसे डायरेक्टली पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट जल्दी जल्दी 3 क्वेश्चन और, जल्दी नहीं 4 क्वेश्चन और। 17 क्वेश्चन, हाँ 17 क्वेश्चन। Which of the following is the main factor that led to the rise of multiple political parties at the same level in India? हमारी कंट्री में सेम लेवल पे इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी है, वी हैव ऑलमोस्ट 8 नेशनल पार्टीज। तो वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से, ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी कंट्री में इतनी सारी नेशनल पार्टीज है? कौन सा है? आराम से देखो देखो देखो, बहुत बढ़िया वर्ड छुपा हुआ है इसमें, एक बहुत प्यारा वर्ड है एक। सब गलत करोगे, आई न्यू इट, सब गलत करेंगे यार। मैं चाहती हूँ कि तुम गलत करो, आई वॉन्ट यू गाइस टू डू इट रॉन्ग। अरे यार दीदी, एक ही पर्टिकुलर लेवल पे मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज है, यानी कि पावर शेयर हो रही होगी। तुमने पढ़ा है ना, पावर इज शेयर बिटवीन अपोजिशन पार्टीज एंड डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, एनजीओस। इसका आंसर है ए, अ फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। लिंग्विस्टिक से कोई मतलब नहीं है, लिटरेसी से कोई मतलब नहीं है, इकोनॉमिक से कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब है? ये बात इसके बारे में हो रही है, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th, जल्दी बताओ 18th। जल्दी करो, पानी प्यास लग रही है। अच्छा मैं करूं ऑप्शन, द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जो फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करती है। एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज बीन डैश अक्रॉस कंट्रीज। जो इतनी ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में हो रही है और जो फॉरेन ट्रेड हम कर रहे हैं, ये किसका रिजल्ट है? हैज बीन द डैश अक्रॉस कंट्री। इससे क्या हुआ है? फाइंड द करेक्ट ऑप्शन बिलो। आगे रीड करते हैं। पहला है ग्रेटर बाइफरकेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट। क्या प्रोडक्शन में जो हमारे मार्केट का सामान है वो बाइफरकेट हुआ है, बहुत जगह फैला है। नंबर 2, ग्रेटर सेग्रीगेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केट। अब मार्केट में
शैम्पू के नाम पे ही 4 तरह के शैम्पू घूम रहे, डव घूम रहा है, हेड एंड शोल्डर घूम रहा है, ट्रेसमे घूम रहा है, अलग अलग शैम्पू घूम रहे हैं। आगे मामा अर्थ। ग्रेटर डिफरेंशिएशन, क्या प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंशिएशन हो चुका है, क्या हुआ है? आगे बोल रहे हैं ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मार्केट, ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ग्रेट फॉरेन ट्रेड की वजह से क्या हुआ है? ध्यान से सोचो, अब सोचो, आराम से सोचो भाई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से मार्केट और प्रोडक्शन क्या हुए? इंटीग्रेट हुए हैं, डिफरेंशिएट हुए हैं, सेग्रीगेट हुए हैं या बाइफरकेट हुए? तो मैं इसमें बहुत बहुत चुल्लू एकदम एकदम बिल्कुल छोटा सा एलिमिनेशन दिखाऊंगी, बहुत छोटा सा एलिमिनेशन। तुमने पढ़े सिनोनिम और एंटोनिम पढ़े? सिनोनिम एंटोनिम पढ़े? बहुत इजी क्वेश्चन था। मुझे बात बताओ, यहाँ पे बाइफरकेशन का मतलब भी, ओए यहाँ पे बाइफरकेशन का मतलब है अलग करना, सेग्रीगेट का मतलब है अलग करना, डिफरेंशिएट का मतलब अलग करना। क्या पॉसिबल है कि तीनों मतलब के आंसर साथ में आंसर होंगे? नहीं, इनमें एक ही अलग सा आंसर है, इंटीग्रेशन। इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी। ग्लोबलाइजेशन ने मार्केट्स को इंटीग्रेट कर दिया है। अब हमारी कंट्री में बहुत सारी अलग अलग कंपनीज की मार्केट आपस में आ चुकी है और हम ट्रेड करते हैं। सिंपल था, जिसको थोड़ा बहुत आया है सिनोनिम एंटोनिम्स का, यार दीदी तीनों वर्ड का मतलब सेम ही है कि अलग कर रहे हैं, क्या तीनों वर्ड एक साथ आ सकते हैं आंसर में? नहीं आ सकते ना, आंसर इनमें से कोई अलग ही होगा, वो है इंटीग्रेशन। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन और 20 दोनों साथ में बताना, 19 और 20 साथ में बताना जल्दी। बी और सी ऐसे नहीं भाई। Which of the following is the true meaning of equal treatment of women? Equal treatment of women का क्या मतलब होता है? Equal treatment of women, भैया को देख के आती हूँ भैया। दोनों क्वेश्चन करना जल्दी, गोली की स्पीड से। पानी कहां से लाऊं मैं, मेरा घर थोड़ी है। चलो चलो बताया, आया आंसर आया? थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा पूरा आना चाहिए था। अब सुन लो, क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रू मीनिंग। मीनिंग बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ट्रू मीनिंग कौन सा है? अगर वुमेन को इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है तो नंबर 1 बोल रहा है वुमेन आर ऑलवेज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। यार ये इक्वल ट्रीटमेंट की बात थोड़ी, इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि मेन और वुमेन दोनों को सेम ट्रीटमेंट मिल रहा है। ये बोल रहा है मोस्ट सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर नाउ वुमेन डोमिनेटेड। अच्छा, इक्वल ट्रीटमेंट वुमेन डोमिनेट करेंगी? नहीं, वुमेन आर नाउ ट्रीटेड एज इक्वल इन पॉलिटिकल अरेना। कैसा हो भी रहा है? नहीं हो रहा है। नंबर बी है इट इज नाउ इजियर फॉर वुमेन टू लीगली वेज स्ट्रगल फॉर देयर राइट्स। आज के टाइम पे औरतें अपने हक के पैसों के लिए लीगली लड़ सकती हैं, इसे बोलते हैं इक्वल राइट्स देना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेन हैं उनके पास राइट होंगे कि वो आ सकते हैं और वुमेन नहीं आ सकती, ये इसका डिफरेंस है। ठीक है, आगे 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। अ कम्युनल माइंडसेट, मुझे तो कम्युनल वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनल? लास्ट क्वेश्चन है ना भैया, उसके बाद करते हैं। कम्युनल वर्ड का मतलब क्या होता है? कम्युनल वर्ड का मतलब क्या होता है? हो ही नहीं है वो। हाँ चलो करूंगी मैं, चलो। क्या होता है कम्युनल वर्ड का मतलब? तुमने वर्ड पढ़ा कम्युनल वायलेंस, पढ़ा है? तुम्हें याद आ रहा है वो कम्युनल रायट्स? अरे कम्युनिटी कहां से याद आ रहा है यार तुझे? कम्युनिटी गवर्नमेंट क्यों याद आ रहा है? ये वर्ड याद नहीं आ रहा क्या? कम्युनल रायट्स, रायट्स वर्ड का मतलब क्या होता है? दंगे। अरे कम्युनल वर्ड का मतलब होता है रिलेटेड टू रिलीजन, धर्म के नाम पे, रिलेटेड टू रिलीजन, धर्म के नाम पे उसे बोलते हैं कम्युनल रायट्स। याद आया? अब सुन लो, द कम्युनल माइंडसेट, जिन लोगों का धर्म कट्टर माइंडसेट होता है, ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट होता है, can lead to effort to secure political influence for a specific religious group। भाई जो कम्युनल माइंडसेट के लोग होंगे वो अपने धर्म के लिए क्या करेंगे कि भैया मेरा धर्म है, मैं इसके लिए अच्छा, ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2, मेंबर्स ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी में सीक टू क्रिएट अ सेपरेट पॉलिटिकल एंटाइटी एज अ रिस्पॉन्स टू डायनेमिक। ये बोल रहा है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है, जो मेंबर्स होते हैं इसके, ये मे सीक टू क्रिएट अ सेपरेट पॉलिटिकल एंटाइटी, ये लोग एक अलग से पॉलिटिकल एंटाइटी बना सकते हैं एज अ रिस्पॉन्स टू डायनेमिक। अगर मैंने बोला कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, सेकुलर कंट्री है, इंडिया में जितने भी माइंडसेट के लोग हैं सबको अलाउ है अपना धर्म
करने के लिए, मुस्लिम है ही कैन प्रोपोगेट हिज रिलीजन, हिंदू है ही कैन डू हिज रिलीजन। क्या आपको राइट्स मिले? राइट्स मिले। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो अपना सेपरेट इंस्टीट्यूट बना रहे, क्या ये बात सही है? नहीं, स्टेटमेंट टू गलत है। पॉलिटिकल एंटाइटी नहीं बननी चाहिए अगर कंट्री में कम्युनल माइंडसेट दिया जा रहा है तो। अगर कंट्री में आपको राइट टू रिलीजन मिल रहा है उसके बाद भी अगर मेजॉरिटी लोग आ रहे हैं तो ये गलत है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। है पेडीज नहीं खाते भाई। चलो लास्ट 20 क्वेश्चंस, लास्ट 20 क्वेश्चंस, ये बोनस क्वेश्चंस थे, ये बोनस क्वेश्चंस अभी ये अब आप करने वाले हो लास्ट 20 बोनस क्वेश्चंस, ठीक है? लास्ट 20 बहुत इजी है, तुमने ऐसे करना है ऐसे। नंबर 1, इनमें से ये 3 स्टेटमेंट को पढ़ो और बताओ कि ये तीनों कौन से एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जल्दी, रॉलेट एक्ट, जल्दी बताओ, मान जाऊंगी अगर बता दिया तो। बोल दिया तुमने? क्या तुम ये सिर्फ क्वेश्चन है बट क्या तुम इससे याद कर सकते हो? क्वेश्चन आया कि डिफाइन रॉलेट एक्ट, बोल सकते हो कि रॉलेट एक्ट वाज पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। किसकी थी ये? ब्रिटेन की। किसकी थी? ब्रिटेन। इट गेव पावर टू द गवर्नमेंट टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटी। इसने गवर्नमेंट को पावर दिया कि ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिप्रेस यानी कि दबा सकते हैं। नंबर 3, इट एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू डिटेन पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल। बिना किसी ट्रायल के, बिना कोर्ट में ले जाए किसी को भी जेल में बंद कर सकते हैं। ये कौन सा एक्ट था? रॉलेट एक्ट। अब तुमने ये ऑप्शन से आंसर तो कर लिया बट क्या तुम्हारे पास अगर क्वेश्चन आएगा लिख सकते हो रॉलेट एक्ट क्या था? डायरेक्ट 3 पॉइंट मिले, 3 पॉइंट, डायरेक्ट 3 पॉइंट, ठीक है? नेक्स्ट। अरे बुरा मान गया क्या? कहाँ लगी चीटी? ए हट हट हट, इसकी वजह से हो रहा है, देखा? ये चीटी देखा? मक्खी थी वो, मक्खी, मक्खी। Which place in India, ओए, which place in India has an artificial lake to conserve water? सबसे पहली आर्टिफिशियल लेक थी वो भोपाल। प्रांशु याद है आंसर? नहीं है? अरे शिट यार, कल ही पढ़ा था। फिर से देख, ओए देख लो, तुम्हारे सामने सबूत है। 2023 में क्वेश्चन है लिटरेसी रेट के ऊपर, 2024 में क्वेश्चन किसके ऊपर आया था? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के ऊपर। हाँ उधर आऊंगी भैया। नहीं 10th वाले नहीं आएंगे, 9th के होंगे 1-2, बाकी उनको हाँ उनको बैठा दूंगे वहां पे। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब ये देखना कि यहाँ पे डाटा गिवन है, आपको दे रखा है मेल और फीमेल का लिटरेसी रेट। एक है यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन, यहाँ पे फिर है एज टू 14, फिर ये है अटेंडिंग स्कूल। आपको बताना है एज पर द डाटा गिवन बिलो लीस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट रूरल पॉपुलेशन में किसका है? किसका है? जल्दी बताओ। इसको ठीक से भैया, अभी होगा ही नहीं क्या वो? अरे थंबनेल रेडी नहीं हुआ उसका फिर? अरे अरे यार कन्नू भाई को बोलना भैया फिर कि नहीं करूंगी। चलो ये तो शुरुआत है, ये तो अभी तो 1 बजे तक यहीं बैठना है। चलो 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 अब सुनो, इजी पीजी है। जिस इसमें हाँ हाँ ये आज ही आएगी, कल सुबह आएगी, जो अभी इसके बात कराऊंगी उसमें सारे बुक्स, ऑथर्स, वो सब चीजें हैं, सब 1-1 वाले हैं उसमें। क्या क्या नहीं चल रहा? चल तो रहा है। अरे यहाँ चल रहा है ना, यहाँ कनेक्टेड है वो माइक, इससे नहीं है, इससे तो ये वाला है। हाँ क्योंकि वो देखो, तुम्हें अगर दोबारा रिवाइज करना तो या तो पीडीएफ भेजूंगी, पीडीएफ देख लेना, कुछ तो कर ही लेना। चलो क्या बोलते हैं इसका आंसर? भाई रूरल पॉपुलेशन में मेल ज्यादा है कि फीमेल ज्यादा है? मेल ज्यादा है। कम कौन है फिर? फीमेल। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी गोली की स्पीड से। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल मेजर दैट कैन बी टेक टू मिटिगेट द थ्रेट पोज्ड ऑन टाइगर? देख लो देख लो, हिस्ट्री प्रूव इटसेल्फ।
टाइगर के ऊपर क्वेश्चन आया, तो पिछला फिर टाइगर का क्वेश्चन आया। मैं फिर से बोलूं, तुम्हें 60 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तुम्हें इनमें से कुछ ना कुछ टॉपिक के क्वेश्चन अपने एमसीक्यू में देखने को मिलेंगे, देख लेना 100%। पीवाईक्यू रिपीट होते हैं ना पेपर लीक नहीं, क्वेश्चन कैसा भी आएगा तुम कर पाओगे, बस वो पेपर लीक है, ठीक है। हाँ बस जो चीजें बोली याद रखना, ओनली वाला सिस्टम याद रखना, अलोन वाला सिस्टम याद रखना, एलिमिनेट वाला याद रखना। चलो फिर यूज करो, एलिमिनेशन यूज करो, जल्दी जल्दी। राहुल भैया को बोलो, भैया एक बोतल पानी दे दो भैया, इसी में भरवा के ले आओ भैया से, इसको धो के दे देना। हाँ भाई आंसर नहीं आता, नहीं आता तुम्हें। अब सुनो, टाइगर पॉपुलेशन को बचाने के लिए उनके थ्रेट जो है, टाइगर पॉपुलेशन में कौन से थ्रेट हैं? ओए पानी की बोतल ले जाओ बेटा, ले जाओ, गुड बेटा गुड। चलो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4। अब जल्दी करते हो, रुको, अब तुम मेरी स्पीड देखना, अब गोली की स्पीड से करूंगी। टिक टिक, क्यों देख रहा है, अब क्यों देख रहा है? अगर आ गया ना क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसलिए बोल रही हूँ रीड कर लो। सिर्फ एलिमिनेट करना है शांति से। इनमें से कौन से ऑप्शन है जो कि पोटेंशियल मेजर है दैट कैन बी टेकन टू मिटिगेट द थ्रेट पोज्ड ऑन टाइगर पॉपुलेशन? टाइगर की पॉपुलेशन के ऊपर जो थ्रेट्स है उनको मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, मिटिगेट वर्ड का मतलब होता है टू रिड्यूस, टू रिड्यूस। टाइगर के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको कम करने के कौन से रास्ते हैं? बैनिंग हंटिंग बिल्कुल सही, प्रोहिबिटिंग विजिट बिल्कुल सही, नहीं प्रोहिबिट नहीं, एस्टैब्लिशिंग वाइल्ड सेंचुरी, हाँ ऐसा होता है, कंजर्विंग फॉरेस्ट, यस ऑप्शन नंबर डी। अब तो याद कर लिया तुमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर, तो वहां पे यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर क्या था? ब्रुसेल्स, ब्रसेल्स नहीं ब्रुसेल्स। नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्टिंग्विश बिटवीन मेजोरिटेरिज्म एंड पावर शेयरिंग? बहुत इजी है, पहले सारे रीड कर लिया करो। मेजॉरिटी में एम्फेसाइज किया जाता है मेजॉरिटी कम्युनिटी की डोमिनेंस के ऊपर, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए। और पावर शेयरिंग में एम्फेसाइज किया जाता है शेयरिंग ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। सो सारे रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन और रीजनिंग, ओए हरकतें नहीं, लास्ट के 10 क्वेश्चन रह गए, 10 क्वेश्चन लास्ट के, बस जल्दी। असर्शन और रीजनिंग, अगर ये सही करे तो मान जाऊंगी। नो, सुन लो, डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इक्वालिटी होती है, होती है, दोनों क्लास से बाहर कर दूंगी, ठीक है, होती है, बिल्कुल सही है। ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल से इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, क्या सबके इक्वल अधिकार होते हैं? होते हैं, पहले दोनों सही है, लेकिन ये बोल रहा है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब क्या ये होता है कि इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव, यही होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। राहुल भैया आगे, राहुल भैया आगे, चलो। राहुल हैज अ सैक, सैक का मतलब क्या होता है? बोरी, बोरी। राहुल भैया के पास एक बोरी भर के कॉटन है, बट ही इज इन नीड ऑफ व्हीट। उनके पास बोरी भरे कॉटन, बट उन्हें क्या चाहिए? व्हीट। अनुज के पास सैक और व्हीट है, उसे कॉटन चाहिए। इस सिचुएशन में बताओ दोनों कैसे अपने गुड को एक्सचेंज करेंगे? अरे बात नीचे पढ़ लो, आगे भी पढ़ लो भाई, सब में तो सेम ही है, आगे भी तो पढ़ लो। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ गुड एंड एलिमिनेट द एक्सचेंज ऑफ गुड। एलिमिनेट, एक्सचेंज ऑफ गुड को एलिमिनेट करेगा। आराम से देखो, लेट्स सी इट। अरे एलिमिनेट वर्ड का मतलब होता है, एलिमिनेट वर्ड का मतलब होता है कि बीच में वो बार्टर सिस्टम को खत्म कर दे, बार्टर सिस्टम को खत्म कर दे। ऐसा कौन तरीका है? ऐसा एक ही तरीका है, वो कौन सा है आपके पास? मनी। इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी। जिसका सही था वो हाथ खड़े करो, बाकी लोग चुल्लू पर पानी ले लो, ठीक है। आप कंट्री के सिटीजन है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, आपको इंश्योर करना है सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग इन योर कंट्री इज इफेक्टिव एंड दैट नो वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट हैज पावर विद द फॉलोइंग मेजर वुड बी बेस्ट टू मीट दिस गोल। ओए बेटा
तुम नेक्स्ट घर जाओ अपने, मैं खुद ही कर लूंगी अकेले शूट, तुम डिस्टरबेंस कर रहे हो बस। ये बताओ इनमें से कौन सा बेस्ट तरीका है गोल को मीट करने का? गोल को मीट करने का बेस्ट तरीका कौन सा है? पावर शेयरिंग के गोल को मीट करने का बेस्ट तरीका कौन सा है? जल्दी करो, ध्यान से देखो कहां पे पावर शेयरिंग की सही बात हो रही है। आगे से पहुंचाती हूँ पीछे। नहीं नहीं, खाली नहीं करेंगे वो, पीछे दूंगी तब खाली हो जाएगी ना। कितने लोग बोलते हैं डी है, कितने लोग बोलते हैं बी है, कितने बोलते हैं ए है? क्योंकि आंसर सी है ना, इसीलिए। अरे मुझे बात बताओ, ये बोल रहा है कि पावर शेयरिंग आपकी कंट्री में इफेक्टिव है, इसका क्या आपके सामने एक बिल्कुल दिखने वाला उद्देश्य है? अरे भाई पावर को सेपरेट किया जाए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? किडनी ले लोगे उसकी? अरे बताओ ये कौन सी पार्लियामेंट है? जर्मनी की पार्लियामेंट का ऐसा नाम क्या होता है? राइक्सटैग बोलते हैं, राइक्सटैग, रॉयल स्टैग नहीं, राइक्सटैग। ये देख फिर आ गई है मक्खी, फिर आ गई। नेक्स्ट, विजुअली इंपेयर्ड तुम भी करोगे। क्रोन ऑफ ओक लीव्स, ओक के पत्ते किसका साइन होता है? हीरोइज्म, हीरोइज्म। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, इवेल्युएट करो, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? इंपैक्ट ऑफ ओपनिंग फॉरेन ट्रेड ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी बाय आइडेंटिफाइंग द एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन। अगर आपने फॉरेन ट्रेड को खोल दिया, बैरियर को तोड़ दिया, तो इससे ग्लोबल मार्केट में क्या असर पड़ेगा? जल्दी सोचो क्या होगा। अरे पानी कहाँ गया? मैंने कहा था ना कर दो ये खत्म। मुझे बात बताओ, अगर आपने अपनी मार्केट ओपन कर दी है, क्या ये सही है कि आपके जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही होगा? काफी बार चाइना का बेकार माल भी आता है हमारे पास, है ना? तो ऑप्शन 4 तो बिल्कुल नहीं है, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑलवेज। देखो क्या वर्ड है यहाँ पे, ऑलवेज। क्या ये पॉसिबल है कि क्वालिटी प्रोडक्ट हमेशा गुड आएगा? हमारे पास कुछ ऐप है लाइक मीशो, जहाँ पे मंगाते कुछ आता कुछ है, तो ऑलवेज गुड तो हो नहीं सकता, यानी कि फोर्थ ऑप्शन तो है ही नहीं, फोर्थ ऑप्शन तो है ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट इन कनेक्टिंग द मार्केट और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। अभी पढ़ा था ऊपर, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। 4 सेकेंड, अरे एलिमिनेट कर दिया यार, अब क्या पढ़ना उसे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। If a government provide its citizen a right and means to examine the process of decision, it is। अगर एक गवर्नमेंट अपने लोगों, बच्चों को कह रही हूँ, अपने सिटीजन्स को राइट दे रहे हैं कि वो अपनी गवर्नमेंट के डिसीजन को एग्जामिन कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट कैसी है? ध्यान से पढ़ना, ध्यान से। यार मुझे पानी दे दो, मैं पानी लेके चलेगा, पूरा पानी खत्म कर दिया। गवर्नमेंट आपको मौका दे रही है कि आप उनके डिसीजन को देखो क्या वो सही है कि नहीं है। ट्रांसपेरेंट वोट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट आपको अलाउ कर रही है कि आप उनके अंदर देख पा रहे हो। इसका आंसर है अकाउंटेबल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जिम्मेदारी दिखा रही है कि हम अकाउंटेबल है, हम कर सकते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। अब ये करो तो मानू ना, डू दिस, डू दिस। जब आएंगे ऐसे क्वेश्चन तब तुम्हें रोना आएगा फिर। आराम से करो बेटा, आराम से। ओटोमन एम्पायर भी है इसमें, बहुत चीजें हैं, आराम से करो भाई, आराम से। इसका आंसर बी है, आराम से देख के करो भाई, देख के करो करो करो। पहली बात, ओटोमन एम्पायर के, ओ चुप, जो भी है ओटोमन एम्पायर, एम्पर जो भी थे, खलीफा जो भी थे, वो उनके मरने से, मतलब उनके र्यूमर फैलने से पहले ही ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री में लोगों को फोर्सफुली रिक्रूट करना शुरू कर दिया था। इसका मतलब ओटोमन एम्पर के डिफीट से पहले ही हमारी कंट्री में फोर्स रिक्रूटमेंट हो गई थी, यानी कि सेकंड के बाद थर्ड है, सेकंड के बाद थर्ड है, सेकंड के बाद थर्ड है, सेकंड के बाद, मतलब सेकंड पहले है, थर्ड बाद में, सही शुरुआत है। गांधी जी ने नेशन वाइड मूवमेंट लॉन्च किया था रॉयट एक्ट के अगेंस्ट, ये इसके बीच की बात है। अब सुनो ध्यान से,
पहला नंबर 1 सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट हुई थी, ये सही है, सेकंड वाला सही है, ठीक है, सेकंड वाला सही है, आगे बढ़ते हैं। जनरल डायर ने ओपन किया था जलियांवाला बाग में, ठीक है। उसके बाद गांधी जी ने एक सत्याग्रह लॉन्च किया रॉयट एक्ट के अगेंस्ट, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन आपको बोल रहा है कि इनमें से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को शेप करने के लिए सिक्वेंशियल ऑर्डर में क्या था, नंबर 1 था, सबसे पहले रिक्रूटमेंट हुआ, और रिक्रूटमेंट वाला एक ही ऑप्शन, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी। पहले रिक्रूटमेंट हुई, जनरल डायर ने ओपन करा रॉयट एक्ट के अगेंस्ट। अच्छा पहले रॉयट था क्या, रॉयट ए पहले नहीं आएगा, रुको एक मिनट। गांधी जी ने लॉन्च किया नेशन वाइड सत्याग्रह रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, उसके बाद ओटोमन एम्पायर हार गया, उसके बाद फोर्स्ड रिक्रूटमेंट कैरिड हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, पीपल डूइंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जनरल डायर, नहीं बी है, बी है, क्योंकि ना अगर आप उल्टा देखो पहले फोर्थ आया, ठीक है, मान लो रॉयट पहले आया, लेकिन क्या रॉयट एक्ट के बाद ओटोमन एम्पायर की डिफीट हुई थी, नहीं, ओटोमन एम्पायर की डिफीट पहले हुई थी, ओटोमन एम्पायर पहले डिफीट हुआ था, और ओटोमन एम्पायर की डिफीट से भी पहले रिक्रूटमेंट फोर्सफुली की गई थी, तो आंसर पहले 2 होगा इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस रॉयट एक्ट। 14 क्वेश्चन, अगर ट्रांसपोर्टर और लॉरीज के बीच में, लॉरीज होती है जो वो होती है ना बुग्गी वाली गाड़ियां होती हैं, लॉरीज उन्हें बोलते हैं, अगर उन्हें ट्रांसपोर्ट करने से मना करे रूरल एरियाज में फिर अर्बन एरियाज में, तो फूड जो होता है वो अर्बन एरिया में क्या हो जाएगा, बहुत ही स्कैर्स, स्कैर्स वर्ड का मतलब क्या होता है, कम हो जाएगा। Whereas farmer will be unable to sell their product, फार्मर जो होंगे वो प्रोडक्ट बेच नहीं पाएंगे, तो बताओ इनमें से सबसे कौन सेक्टर को असर पड़ेगा, विच सेक्टर, यार पानी, ईशा का फेस देख के सब बोलेंगे हाँ बेटा ले जाओ पानी ले जाओ, गोलू ने दिया, अच्छा चलो गोलू को थैंक यू बोलना पड़ेगा भाई फिर अब। हाँ भाई कौन सा, ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स विल बी अफेक्टेड ड्यू टू द सिचुएशन स्टेटेड अबव, कौन से सेक्टर को सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, सी पक्का, क्या सोच के लगा आपको सी, आराम से सही सोचो, थोड़ा सही सोचो। डिसरप्शन बाय ट्रांसपोर्टर्स, यानी कि ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, किसके अंदर आता है वो, टर्शरी, तो टर्शरी तो होगा ही होगा, टर्शरी तो होगा ही होगा, टर्शरी तो होगा ही। मिल्क और वेजिटेबल्स गांव से शहर नहीं जा पा रहे, किसका नुकसान होगा, फार्मर्स का, प्राइमरी भी होगा, और इसी बीच में जो फैक्ट्री में सामान जा रहा था वो प्रोसेस होने के वो भी नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, तीनों को डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। लास्ट के 6 क्वेश्चन है, गोली की स्पीड से करना। 15 क्वेश्चन, स्टेटमेंट, 15 का होगा जल्दी। Western printing techniques and mechanical press were imported to the late 9th century as Western power established their outpost in China. क्या Western printing technique China से आई थी, सोचो आगे। Beijing became the hub of the new print culture catering to Western style schools. क्या बीजिंग ने कभी भी Western type की schools को अपने यहाँ बुलाया था? Let's see. टाइम कितना हो गया है? बीजिंग चाइना की कैपिटल है, सबको पता है, इसे पढ़ाऊ गया मैं। तो चाइना में आज भी कितनी रेस्ट्रिक्शंस है, चाइना में आज भी बाहर का मीडिया अलाउड नहीं है। क्या चाइना में कहीं भी वहां वेस्टर्न स्कूल आए होंगे? नहीं, ये तो बिल्कुल बेसिक नॉलेज थी, सेकंड तो होगा ही नहीं, आंसर है इसका ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम गिव, अभी एम कोई है, एम गिव हिज फ्रेंड क्लूज अबाउट टाइप ऑफ सॉइल, बताओ कौन सी सॉइल है ये जो सॉइल है ये मॉइस्चर होल्ड करती है, ये येलो हो जाती है जब इसे हाइड्रेट करते हैं। It is rich in कंकर एंड भंगर मॉड्यूल, इट इज अ वेल ड्रेन लोमी सॉइल। अब ये बोल रहा है, अच्छा और टाइप्स ऑफ दैट सूट्स फॉर ग्रोइंग कॉटन। अच्छा, एम ने अपने दोस्त को कुछ क्लूज दिए कि जो सॉइल है उसमें कॉटन अच्छा उगता है। अब बताओ कि इनमें से कौन से क्लू हैं जो कि कॉटन यानी कि ब्लैक सॉइल के लिए एप्लीकेबल है। पहली बात, क्या क्लू नंबर 2 कभी एप्लीकेबल हो सकता है? ये किसके लिए है? रेड एंड येलो सॉइल। 2 तो होगा ही नहीं, 2 तो कहां पे है, निकल यहां से 2। आगे बोल रहा है इट इज वेल नोन फॉर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। सही बात है, कॉटन सॉइल जो होती है ब्लैक सॉइल उसके अंदर मॉइस्चर रिटेन होता है, पहला सही है। अच्छा आगे देखते हैं, इट इज इन कंकर एंड, अबे कंकर और भांगर तो एलुवियल में मिलते हैं, तू भी निकल चल, 3 तू भी निकल चल। ये लोमी सॉइल, लोमी तो लेटराइट होती है, तू भी निकल। इसका आंसर है क्लू 1, सिर्फ क्लू 1। इसलिए क्वेश्चन रीड करना पहले,
सीधा ऑप्शन में मत आना, यहाँ पे सिर्फ कॉटन के लिए पूछा हुआ था और हम सब जगह ढूंढ रहे थे। 17 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। The emergence of dash is directly connected to the rise of political parties. Political party के rise के लिए इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सोचो जल्दी। कौन सा है? मुझे बात बताओ, पॉलिटिकल पार्टीज एक नहीं बहुत सारी होती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अगर राइज होनी है तो कैसे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्या होती है? इट इज अ काइंड ऑफ डेमोक्रेसी वेयर एवरी इंडिविजुअल एंड एवरी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आर हेयर्ड, जहां पे हर किसी की बात सुनी जाती है, तो क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। किसको नहीं पता है आंसर? किसको नहीं पता? यार मम्मी का फोन आ रहा है। कौन सा इसका आंसर? ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो कि करेक्ट है? कीपिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। जल्दी बताओ स्टेटमेंट 1 और 2 कौन सही है? मम्मी का कॉल आ रहा है। हाँ जी मम्मी, 1 घंटे में। हाँ हाँ आ रही हूँ बाबा। चलो चलो चलो, हो गया? क्या है आंसर इसका? चलो चलो बताऊंगी बाद में। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। इनमें से गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? नंबर 1, फॉर एप्पल, इट इज पॉसिबल फॉर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। अच्छा, क्वेश्चन फिर से रीड करो। क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कीपिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इन व्यू। गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए इनमें से कौन सी रिक्वायरमेंट जरूरी है? करंट कीपिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए। गवर्नमेंट फॉर्मेशन इज एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड, गवर्नमेंट की फॉर्मेशन एक्सक्लूसिवली सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए होती है? नहीं, 2 तो बिल्कुल नहीं है। 2 नहीं है, तू भी निकल, तू भी निकल। आगे देखते हैं। स्टेटमेंट 3, द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इज लिमिटेड, गवर्नमेंट की फॉर्मेशन सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के लिए लिमिटेड होती है? नहीं, तू भी निकल। स्टेटमेंट 3 तू भी जा। इसका आंसर है ओनली स्टेटमेंट 4 इज राइट। गवर्नमेंट कैन ओनली बी फॉर्म्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी दैट आर इलेक्टेड एंड होल्ड अ मेजॉरिटी। हाँ 1%, यही है 1% क्वेश्चन। चलो अब ये क्वेश्चन करो, लास्ट क्वेश्चन गाइस, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। 2 स्टेटमेंट है, असर्शन और रीजनिंग। अगर ये क्वेश्चन सबने सही कर दिया तो अच्छी बात है यार, हम आगे और पढ़ाई करेंगे। चलो चलो, क्या इंडिया इज अ कंट्री विद अ मल्टी पार्टी सिस्टम? क्या ये बात सही है? सही है। मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मेसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। क्या ये बात भी सही है? सच सच सच, तभी तो मजा आएगा। हाँ जल्दी, क्या स्टेटमेंट 1 सही है? सही है। रीजन सही है? सही है। बट क्या ये उसकी एक्सप्लेनेशन है कि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम इसलिए है बिकॉज मल्टी सिस्टम बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है? नहीं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बल्ले 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 बल्ले। अब एक चीज सुनो, अब एक चीज सुनो, चीज सुनो, तुम्हारे आएंगे 20 एमसीक्यू पेपर में। योर टारगेट शुड भी, पहले बता रही हूं, 20 में से 10 एमसीक्यू होंगे निहायती लल्लू प्रोमैक्स, लवली प्रोमैक्स, एकदम लल्लू क्वेश्चंस होंगे, डायरेक्टली होंगे, जो जिसमें कोई ऑप्शंस नहीं होंगे। ओए चुप, डायरेक्टली होंगे। तुम्हें वो 10 के 10 बिल्कुल सही करने हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, ज्यादातर एमसीक्यू क्वेश्चन आप इससे गलत करते हो क्योंकि आप उनको रीडिंग ठीक से नहीं करते हो। इसीलिए आई अर्ज यू ऑल कि एमसीक्यू क्वेश्चन को ठीक से रीड करना। जहां पे ज्यादा ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे, कौन सी टेक्निक यूज करनी है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। अगर मोस्टली केसेस में वर्ड लिखा होगा ओनली, ऑलवेज, एक्सक्लूसिव, अलोन, ऐसे वर्ड्स को देख के आप एलिमिनेशन कर सकते हो बिकॉज चांसेस होंगे कि हमेशा वो एक ही बात सही नहीं हो सकती है। ठीक है, देयर आर अदर सोर्सेस, लेकिन फिर भी एमसीक्यू आप सिर्फ ठीक कर सकते हो बाय रीडिंग, रीडिंग एंड रीडिंग। इससे ठीक कर सकते हो। अपना टारगेट बना लो कि तुम्हारे एमसीक्यू में कम से कम 20 में से 15 प्लस आने चाहिए, तब बनेंगे। रुक जाओ, 15 प्लस,
15+, ठीक है। तो हमने कर लिए पूरे 60 एमसीक्यू, 3 साल के एमसीक्यू कर रहे हैं, और ये 3 साल के एमसीक्यू से क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, टॉपिक्स रिपीट होते हैं। हमने देखा बहुत बार फॉरेस्ट के क्वेश्चन 3 साल आए, प्राइमरी के क्वेश्चन 3 साल आए, ग्लोबलाइजेशन के क्वेश्चन 3 साल आए, और ये कुछ टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इन टॉपिक्स के ऊपर एमसीक्यू आएगा ही आएगा। लिटरेसी रेट, मोर्टेलिटी रेट, बार बार क्वेश्चन आए, ठीक है। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत। चलो भाई, चलो भाई, वो करती हूँ ना। नहीं, मेरी अम्मी नहीं बुला रही। किसने बोला मेरी अम्मी बुला रही? तो मैं दिखाती हूँ पहले, मैं तब तक कहाँ कितनी है वो इजी है। नहीं, जिनको जाना हो जा सकते हैं बिल्कुल। हाँ हाँ, वो पहले मैं इसे हटाती हूँ, पहले यहाँ से क्रॉस। ओ शिट, देखो, अरे हाँ हाँ, तुम्हें तो सभी आता है। हाँ, ये सुबह वाला है, इसमें सारे वो है, ऑथर्स हैं। उसके बाद ऐसे कुछ क्वेश्चंस है। हाँ, ये मैं रिकॉर्ड तो अभी कर लूंगी इसे। फिर ये कुछ मिनरल्स के, मतलब इसमें सिर्फ लास्ट टाइम रिवीजन कराया है थोड़े ऐसे, बस फोटोज के साथ, रैपिड रिवीजन है। हाँ हाँ, अकाउंटेबल, डेमोक्रेटिक, चलो ठीक है। चलो, अब जिन्हें जाना है वो जा सकते हैं, लेडीज पेपर के बाद। चलो ठीक है। अच्छा, तो पेटी से ना बेटा, पढ़ाई के लिए रुकना है। पहले नहीं आएगा ये, आएगा सुबह 5 बजे। मेरे पास थोड़ी लैपटॉप तो भैया के पास ही। चलो 5 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर बैठ जाते हैं। ओ भाई, कितना कितना तेज है ये, कितना तेज है भाई, कितना तेज है।